नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ बैंगलोर स्टूडियो से मेरी सहयोगी मानसी दवे भी शो में शामिल है। तो अगले 1.5 घंटे मंथली एक्सपायरी के दिन होंगे काफी अहम, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर आपको तमाम एक्शन देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये कि एक एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी भी ऐसे टाइम पर है कि सीएस के बाद यानी क्लोजिंग ऑप्शन सेशन के शुरू होने के बाद पहली मंथली एक्सपायरी है। तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि एक्सपायरी के समय जब आज सीएस का सेशन शुरू होगा तो मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। और आज अभी फिलहाल दिख रही है कमजोरी बाजार के अंदर, करीब निफ्टी है 90 अंक नीचे और आज जो है वो निफ्टी अभी करीब 70 पॉइंट नीचे है और करीब 1/4% के आसपास की गिरावट है। 24,150 के लेवल्स आपको यहाँ नजर आएंगे। निफ्टी बैंक में 150 कोई कमजोरी है। तमाम सेक्टोरल इंडाइसेस अगर आप पीएसयू बैंकों को छोड़ दें और उसके अलावा आप कुछ और सेक्टर जैसे कि आप अगर पीएसयू बैंकों के अलावा हेल्थ केयर और फार्मा को छोड़ दें तो सारे सेक्टोरल इंडाइसेस हैं कमजोर। तो ऐसे वक्त में आपको करना क्या है, कहां आपके लिए कमाई के मौके हैं, ये सारी चीजें खोजकर निकालेंगे अगले 1.5 घंटे के दौरान। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि शो का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, हम कब आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आने वाले हैं। तो ये सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि थोड़ी देर में आपके लिए बजट्स की लिस्ट लाएंगे, स्ट्रेटजी होगी, बीटीएसटी के कॉल्स होंगे, क्लोजिंग ट्रेड्स होंगे, तो तमाम चीजें आपके लिए शो के दौरान होंगी। लेकिन चलिए ठीक है, आपके सामने अब रखते हैं बाजार की बड़ी बातों को भी। और पहली चीज तो ये कि मंथली एक्सपायरी है, इस महीने की एक्सपायरी है, कमजोर है बाजार, 65 पॉइंट नीचे। निफ्टी करीब आपको नजर आएगा 24,150 के का आसपास। अब देखिए थोड़ी देर पहले 80-90 अंकों की गिरावट थी, थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है और आप देखेंगे तो ऐसी रिकवरी कुछ बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। अब जो गिरावट है वो 250 अंकों की जगह 170 अंकों की रह गई है। 57,350 के आसपास इस वक्त कर रहा है कारोबार निफ्टी बैंक। फार्मा, हेल्थ केयर, पीएसयू बैंक और मीडिया तो चलिए ठीक है, बहुत ही वेटेज कम है, लेकिन फार्मा, हेल्थ केयर और पीएसयू बैंक, इन सेक्टर्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स में बिकवाली है और ये सेक्टर्स भी बहुत सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। आईटी सेक्टर जो सुबह खुला हरियाली के साथ था, हल्की तेजी दिख रही थी, वो इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर है, परसिस्टेंट इंडेक्स का टॉप लूजर बना हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल बाजारों से संकेत भी अब ठीक दिख रहे हैं। यूरोपीय बाजार पॉजिटिव खुले, इंडिया विक्स में भी अब गिरावट 2.5% की है। तो ओवरऑल संकेत तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी का दिन है, बाजार थोड़े से नर्वस है, थोड़े वोलेटाइल है। देखना यह होगा कि 24,100 का लेवल आज एक्सपायरी तक जाते जाते बचता है या नहीं, या फिर हम 24,200 के पार भी निकलकर बंद होते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, बाजार की बड़ी बातें तो हो गई हैं, अब आपके लिए हम लेकर आते हैं बजर्स की पूरी लिस्ट, यानी कौन से सेक्टर्स, कौन से शेयर्स आज न्यूज की वजह से या फिर पर्टिकुलर ट्रेड की वजह से, ट्रेंड की वजह से बजिंग मोमेंटम में है, उसकी पूरी लिस्ट मानसी रोज की तरह लेकर आती है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए आज आपकी लिस्ट में कौन से सेक्टर्स, कौन से शेयर्स हैं? बिल्कुल विकास, गुड आफ्टरनून। जैसे आज बाजार में ही हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव हावी हो रहा है, स्टॉक वाइज भी मोमेंटम डाउनसाइड का ज्यादा देखने को मिल रहा है और काफी सर्च करने के बाद इनफैक्ट कुछ थीम्स मिल रहे हैं जो कि बजर्स के तौर पर हम लेकर आ सकते हैं। डाउनसाइड मूव तो ढेर सारा दिख रहा है मार्केट में, बट हाँ, बजिंग मोमेंटम में अभी थोड़ी देर पहले ही एक खबर डिफेंस सेक्टर के लिए आई थी और वो पॉजिटिव है डिफेंस स्पेस के लिए, वहां से शुरुआत करना चाहेंगे। डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को ट्रांसफर की जाएगी, देश में ही मिसाइल उत्पादन को बढ़ावा मिलता दिखेगा। स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन पर मौजूदा सरकार का लगातार फोकस है और इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस स्पेस में भी कल इसी तरह की खबर आई थी और स्टॉक में हमने देखा था मूव्स। और आज के सत्र में डिफेंस के लिए, डिफेंस के इंडिजिनाइजेशन पर तो काफी समय से सरकार का फोकस है और इसके रिजल्ट्स भी हम देख पाए हैं। सो फैसले से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता को, इंडिजिनाइजेशन को, इंडिपेंडेंस को बढ़ावा मिलता दिखेगा। इसी के चलते डिफेंस प्लेयर्स पर नजर होनी चाहिए। आज सुबह शिप बिल्डिंग स्पेस चल भी रहे थे, अब वहां भी अगेंस्ट जो है फ्रिजल आउट होते हुए दिखे जरूर है, लेकिन ये एक खबर है जिसके चलते इस थीम पर नजर रखिएगा जरूर। एफकॉन्स इंफ्रा, ये स्टॉक में हम तेजी देख रहे हैं कि इसकी एक वजह है, कंपनी के पक्ष में करीब 335 करोड़ के आर्बिट्रल फैसले आए हैं। यूपी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के खिलाफ एक मामला था और इसमें 152 करोड़ का प्रिंसिपल क्लेम शामिल है। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है और ये फैसला जो है कंपनी के हक में आता हुआ दिखा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं एफकॉन्स इंफ्रा के स्टॉक में ऑलमोस्ट 3% के गेन्स के साथ यहां पर कामकाज देखने को मिला है। इसके अलावा एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी के बीच आज के सत्र में कामकाज देखने को मिल रहा है। लाइक आई सेड, ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जो कि कमजोर बाजार में भी चल पा रहे हैं, जैसे
फूड डिलीवरी स्पेस आज सुबह सुबह हम देख रहे थे इटर्नल के स्टॉक प्राइस में मूव था, अब अभी भी अच्छी मजबूती है। स्विगी में हालांकि डाउनसाइड एक्शन है, तो ठीक फूड डिलीवरी स्पेस की ही तरह प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं आज के सत्र में चुनिंदा प्लेयर्स ही सही लेकिन अच्छी तेजी दिखाते हुए। एमसीएक्स के स्टॉक में लगातार तेजी का दौर, ये दौर जारी है। जहां हम बात कर रहे हैं स्टॉक में मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको नजर रखनी चाहिए एंजल वन पर, यहां पर भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज है और ग्रो के स्टॉक प्राइस में भी बढ़त परचेज। तो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में हम देख रहे हैं मूवमेंट नजर आ रही है। इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी की रफ्तार रही, तो बाजार आज खुले तब से इनफैक्ट कह सकते हैं कि सेक्टर ऑफ द डे ही फर्टिलाइजर सेक्टर बना है। रशिया से भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने की जो खबर आई है उसका असर है जो कि पूरे सेक्टर पर प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल सप्लाई और कीमतों के रिस्क में राहत की संभावना, और इसी के चलते हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी बढ़िया तेजी। फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, पैरादीप फॉस्फेट हमारे एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर रहा और दिन भर तेजी जो है कायम है। अभी भी 14% के गेंस के साथ फैक्ट के स्टॉक प्राइस में बढ़िया बढ़त के साथ कामकाज नजर आ रहा है। एस्ट्रा माइक्रोवेव यहां पर एक ब्रोकरेज इनिशिएशन यानी कि नई कवरेज शुरू की है एंटीक ने, और खरीदारी की राय के साथ ऊपर के टारगेट्स 2000 के सजा रहे हैं। इस पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट का असर है जो कि एस्ट्रा माइक्रोवेव पर इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ, और साथ ही मैक्स फाइनेंशियल पर भी नजर रखें। 3912 करोड़ के मामले में कंपनी को राहत मिली है। दरअसल सेबी ने 3912 करोड़ के फ्रॉड मामले में यहां पर कंपनियों को राहत, 12 कंपनियों को राहत दी और उसमें से एक मैक्स फाइनेंशियल भी शामिल है, और इसी के चलते स्टॉक में भी हम देख रहे हैं एक रिलीफ की न्यूज और उसका असर जो कि रिफ्लेक्ट होता हुआ। स्टॉक वाइज यही है बजिंग ट्रेंड। कुछ थीम्स चल रहे हैं, कुछ पॉकेट्स और कुछ न्यूज फ्लो के चलते स्टॉक वाइज एक्शन, लेकिन ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर जो है वो खराब है। कल के सत्र में जो कमजोरी थी उससे भी ज्यादा कमजोरी इस वक्त बाजार में हम देख रहे हैं। कल एटलीस्ट 24,200 के लेवल्स के पार क्लोजिंग दिखाई थी। आज के सत्र में हम देख रहे हैं निफ्टी 24,150 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब 24,100 के नीचे अगर जाता है तो फिर और ज्यादा गिरावट है। अब आज के लिए टेस्ट यही है कि 24,150 के लेवल को एटलीस्ट सस्टेन कर बचाकर रख पाए। थोड़ी बहुत बाइंग हम ब्रॉडर मार्केट में देख रहे हैं, ना के बराबर, बट अदरवाइज इंडेक्स में बिकवाली करीब 175 अंकों की गिरावट पर बैंक निफ्टी की चाल भी इस वक्त नजर आ रही है। चलिए हमारे एक्सपर्ट को जोड़े और उनसे समझते हैं कि बाजार में आज मंथली एक्सपायरी के दिन इस वॉलेटिलिटी के पीछे की वजह और साथ ही स्ट्रैटेजी वो क्या कुछ बनाकर चल रहे हैं। हमारे साथ अंशुल जैन थोड़ी देर में जुड़ेंगे लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के। इसके अलावा लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। एज वी सी बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक काफी कमजोरी, गिरावट, वॉलेटाइल सेशन, और ये दिखना था क्योंकि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता ही है। आज निफ्टी और गुरुवार को सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी पर फोकस रहेगा। कैसे रीड कर रहे हैं सेंटिमेंट्स को, स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या बना रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दायरे में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूशियल लेवल 24,200 का था, तो उसका कल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया था। हालांकि क्लोजिंग भले ऊपर हुई थी, बट जिस हिसाब से आज फिर से यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो निफ्टी को 24,200 लेवल के ऊपर क्लोज होना जरूरी रहेगा। उसके बाद ही हमें रिबाउंड देखने को मिल सकता है। और हालांकि अगर कल में जो ओपन इंटरेस्ट दिखे थे वहां पर 24,300 के आसपास कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी थी, तो एक बार अगर निफ्टी 24,300 के लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो वहां से वो मोमेंटम बिल्डअप करेगी और फिर हमें एक शॉर्ट टर्म बाउंस 24,600 तक लेवल तक देखने को मिल सकता है। निचले साइड पर 24,000 से लेकर 23,950 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां पर 100 टीएमए लेवल्स हैं, प्लस जो ये पुल बैक मूव हमें पिछले मंथ में देखने को मिला था, वहां का 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी इसी लेवल के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक निफ्टी 24,000 23,950 के ऊपर रहता है तब तक हम शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बट एक मेजर ब्रेक थ्रू तभी मिलेगा जब निफ्टी 24,300 के लेवल के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट होती है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर हमें हल्की सी वीकनेस देखने को मिल रही है।
कल के सेशंस में यहाँ पर हमें बेरिश एंगल्फिंग ट्रेड देखने को मिला था। कैंडलस्टिक पैटर्न था वो बेरिश पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया था। बैंक निफ्टी भी फिलहाल अपने 20 और 50 डीएमए लेवल के नीचे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अगर 57,000 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां पर भी हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो 56,600 500 जोन के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 58,000 एक मेजर हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें ऐसे ही ट्रेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रेटजी आपकी निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर मिल गई है। चलिए, इंडेक्स की स्ट्रेटजी तो हो गई, ज़रा समझते हैं कि स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमान भी थोड़ी देर में जुड़ने ही वाले हैं। वैसे वो जुड़ चुके हैं, अविनाश गुरस्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बस ऑडियो चेक वगैरह करके वो रेडी होते हैं। तब तक हम एक काम करते हैं, लक्ष्मीकांत जी से ये समझ लेते हैं कि क्लोजिंग ट्रेड्स उनकी तरफ से क्या है। तो चलिए हमारा खास सेगमेंट शुरू करते हैं, क्लोजिंग ट्रेड्स। चलिए, क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए लक्ष्मीकांत जी के पास चलते हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक्स कौन से हैं आज आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून विकास जी। भले ही इंडेक्स में हमें मंदी देखने को मिल रही है बट अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। उसी में से पहला स्टॉक है एंजल वन। काफी लंबे समय से ये अपने करेक्शन मोड में ही ट्रेड कर रहा था बट जैसे ही ये अपने 200 डीएमए लेवल के आसपास पहुंचा तो वहां से हमें एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है आज के सेशंस में। और बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। काफी लंबे समय बाद इस स्टॉक ने अपने 20 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। बाइंग जो जोन हमारा रहेगा 294 से 296 के आसपास। हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चलना है 289 का और हमारे अपसाइड के टारगेट रहेंगे 307 के। तो पहला कॉल रहेगा एंजल वन। दूसरा है अदानी एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक भी काफी लंबे समय से एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था बट अपना जो पुराना स्विंग लो था 2930 के आसपास उसको इसने पकड़ के रखा हुआ था। आज यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने अभी अपने मीडियम टर्म मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल सकती है। बाइंग लेवल रहेगा 3050 और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2960 का। अपसाइड के टारगेट रहेंगे 3250 के। 3250 के टारगेट्स आपको अदानी एंटरप्राइजेस पर आते हुए दिखेंगे। 2960 ये स्टॉप लॉस आपको यहां पर मेंटेन करना है। और पहली जो कॉल है वो एंजल वन के ऊपर है, उसके भी टारगेट स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर 295 के आसपास आपको करनी है खरीदारी। 307 का टारगेट, 289 का आप लगाइए यहां स्टॉप लॉस। तो बेहतरीन मोमेंटम में ये स्टॉक आज नजर आ भी रहा है। देखिए 4% के आसपास की तेजी स्टॉक में नजर आएगी, तो अच्छा मोमेंटम है। चलिए, दो स्टॉक्स आपको मिल गए। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जरा स्टॉक कॉल्स भी समझेंगे, लेकिन पहले एक बार अविनाश सर के पास चलते हैं। अब वो तैयार हैं पूरी तरह से। आज का मोमेंटम जो है ना फर्टिलाइजर शेयरों का है और बेहतरीन मोमेंटम फर्टिलाइजर शेयरों के अंदर देखने को मिल रहा है। फैक्ट, एनएफएल, आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर, उसके अलावा पारादीप फॉस्फेट्स, ये तमाम स्टॉक्स बढ़िया हरियाली के साथ कर रहे हैं कारोबार। ट्रिगर सिर्फ एक ही है कि रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि वो फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाएंगे इंडिया को, और जो कमी है, जो शॉर्टेज है फर्टिलाइजर की, उसको पूरा करने में वहां मदद मिलेगी। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पे भी काम चल रहा है इंडिया और रशिया के बीच में। और पहले से जो इंपोर्ट है वो अगर आप पिछले साल देखेंगे तो 40% बढ़ा भी है रशिया से इंपोर्ट फर्टिलाइजर्स का। तो ये ग्लोबल सप्लाई की जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं फिर किनारे हो जाएंगी। उसके अलावा कीमतों को लेकर जो रिस्क है वो भी थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा फिर। तो ओवरऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट है तमाम कंपनियों के लिए। और जो जेवी बनाने की बात चल रही है कि रशिया की किसी कंपनी के साथ इंडियन किसी कंपनी का जेवी बनेगा, तो निश्चित तौर पे इनमें से किसी कंपनी के साथ जेवी होता हुआ नजर आएगा रशियन कंपनीज का, और उसके बाद उस जेवी के जरिए फर्टिलाइजर की आपूर्ति की जाएगी। तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये नजर आ रही है। एक बार जरा अविनाश सर से इस पर राय लेते हैं कि फर्टिलाइजर कंपनियों में उन्हें क्या पसंद है और इस खबर को, इस डेवलपमेंट को वो कैसे रीड करते हैं। उसके बाद हम मानसी के पास भी चलेंगे और थोड़ा डिटेल में रिसर्च को भी समझेंगे इसके ऊपर। अविनाश सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और क्या राय आपकी बनती है सर इस खबर को देखने के बाद? फर्टिलाइजर कंपनियों में तो आज बेहतरीन 14% तक का उछाल देखने को मिल रहा है कुछ कंपनियों में। गुड मॉर्निंग विकास। मुझे लगता है कि देखिए, ये जो खबर आई है कि रशिया के साथ कुछ गवर्नमेंट एग्रीमेंट करेगा फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है क्योंकि सभी को पता है कि
फर्टिलाइजर कंपनीज को ये वॉर के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी उनके रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने में। और पहली बात तो देखिए मानसून भी एक महीना लेट शुरू हो गया, तो अभी ये जो करार होगा एक्सपेक्टेडली, इसमें डेफिनेटली जो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज है जो डीएपी में ज्यादातर काम करती है, उनको ज्यादा फायदा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर्स है, कोरोमंडल है, आरसीएफ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स उम्मीद लगा रहा है कि कोई बड़ा रेगुलेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होता है तो एंटायर फर्टिलाइजर स्पेस के लिए अच्छी बात होगी। मुझे लगता है कि इवन एग्रोकेमिकल के स्टॉक्स भी बढ़ेंगे, जैसे कि अगर आप सुमिटोमो केमिकल्स देखिए, शारदा क्रॉपकेम देखिए, तो ये भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव। आई मीन मोर और लेस ये न्यूज कंफर्म होती है और उसके क्या डिटेल्स होते हैं उसके बाद ही आपको आगे की चाल इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। डिटेल्स क्या कंफर्म होती है उसके बाद ही डिपेंड करेगा कि क्या चाल देखने को। लेकिन डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट में डील करने वाले जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उसको निश्चित तौर पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। चलिए काम करते हैं, इस पूरी खबर को डिटेल में एक बार समझ भी लेते हैं कि हुआ क्या है, ये डेवलपमेंट है क्या और कैसे ये पॉजिटिव इन तमाम कंपनियों के लिए हो सकता है, कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। मानसी के पास चलते हैं। मानसी बताइए क्या डिटेल्स निकल कर आई है, इस जो खबर है ये पूरी, इसको जरा एक बार डिटेल में समझाइए। जी बिल्कुल, फर्टिलाइजर शेयरों में जो मजबूती है, ये मजबूती इस वजह से हम देख रहे हैं क्योंकि रशिया की तरफ से हम देख रहे हैं पुतिन ने इंडिया को फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने की बात कही है। दरअसल पुतिन और साथ ही एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर भारत के एस जयशंकर जो हैं वो क्रेमलिन में मिले और कल ये बैठक होती दिखी और इस बैठक के ठीक बाद ये टेक अवे आता हुआ दिखा, जो कि आज फर्टिलाइजर शेयरों को ये मजबूती प्रदान कर गया है। अगर खबर की बात करें, अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे, यहां पर रशिया की तरफ से भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने की बात कही गई है और आगे भी सप्लाई के लिए तैयारी दिखाई गई है। रूस पहले ही भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर सप्लाई बन चुका है और अगर आप देखें ये भारत के लिए आखिर अहम क्यों है, इसके मायने क्या है, वो समझने की अगर कोशिश करेंगे। भारत फर्टिलाइजर इंपोर्ट पर काफी निर्भरता रखता है और रूस से ज्यादा सप्लाई का सीधा मतलब है कि बेहतर सप्लाई सिक्योरिटी हमारे लिए साबित होती दिखेगी। ग्लोबल सप्लाई और कीमतों के रिस्क में एक राहत की संभावना देखने को मिलेगी और ये खबर महज से फर्टिलाइजर सेक्टर का सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिखा। आज जब बाजार खुलने के साथ ही इन स्टॉक्स में अच्छी बढ़त पर कामकाज हमने देखा था और आउट परफॉर्म करता हुआ फैक्ट का स्टॉक ऑलमोस्ट 14-15% के गेन्स, दिन भर ये तेजी कायम है। चंबल फर्टिलाइजर, पैरादीप फॉस्फेट, एनएफएल, लगभग सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में सेक्टर वैसे पहले से ही सप्लाई रिस्क और सब्सिडी की उम्मीदों के चलते मजबूती दिखा रहा था और फोकस रेडार पर था ही, लेकिन ये खबर आना एक और पॉजिटिव ट्रिगर मानो दे गया है ये सेक्टर के लिए। रूस की सप्लाई बढ़ने की खबर से सेक्टर का सेंटिमेंट यहां से पॉजिटिव दिखेगा। अब ज्यादा रूसी सप्लाई से इंपोर्ट लागत और उपलब्धता कैसी रहती है, ये काफी अहम है समझना और हर कंपनी के लिए फायदे जो हैं एक जैसे नहीं होंगे। तो यहां से आगे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि सप्लाई बढ़ती है तो कंपनी वाइज मार्जिन पर कितना असर और कितना सुधार देखने को मिलेगा, ये ज्यादा पता चलेगा यहां से आगे और तब कंपनी वाइज भी समझ पाएंगे कि कौन सी कंपनी के लिए सबसे बेहतर है। लेकिन ओवरऑल ये खबर जो है वो सेक्टर के लिए तो पॉजिटिव साबित हुई है और ऑन द फेस ऑफ इट एज अ रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में जहां बाजार में गिरावट है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बढ़िया बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला है। तो चलिए यहाँ पर एक फंडामेंटल टेक हमने समझा अविनाश जी की तरफ से और फर्टिलाइजर स्टॉक में लगातार जो तेजी है इस पर बातचीत हम कर ही रहे हैं। इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रुचित जैन है हमारे साथ, आइए उनका भी स्वागत करते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे, अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। एक बार शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्लोजिंग ट्रेड से कर लेते हैं, उसके बाद बाकी स्टॉक्स पर भी बातचीत करेंगे। रुचित बताएं। जी वेरी गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक है जो हम कंसोलिडेशन फेज में खरीदारी की साइड रेकमेंड कर रहे हैं। सो आइडियली हम एक तरीका ये ढूंढे कि जहाँ पे मार्केट इंडेक्स फ्रंट पे इतना साइडवेज है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, स्टॉक्स अपने हाइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में जो फॉल आया है रिसेंटली उसमें प्राइस वाइज कुछ भी करेक्शन ऐसे स्टॉक्स में नहीं रहे। सो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के स्टॉक्स है ऐसे ही दो पिक्स है। सबसे पहले डीवीज लैब है, जहाँ पे हमने देखा कि पिछले क्वार्टरली जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, अपमूव के बाद कंसोलिडेशन रहा है। ये रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट करेक्शन वहाँ पे कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। स्टॉक इवन अपने शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स भी ब्रेक नहीं कर रहा है। सो क्लियरली ये एक आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है, ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है। करंट लेवल्स पे डीवीज को खरीदारी करने की सलाह है। 8,450 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 9,000 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए।
और ऐसे ही एक नो सेटअप सीमेंस में भी है कि जहाँ पे कल के सेशन में स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और वो भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो क्लियरली फॉलोइंग मार्केट्स में जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं वही नो स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं फ्रेश बाइंग के लिए। तो सीमेंस में करंट लेवल्स पे 4000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी 4300 के टारगेट्स के लिए। राइट, तो चलिए ये रहा सीमेंस, डिविस लेबोरेटरीज जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती का ट्रेंड और खरीदारी के मौके 1-1.25% की तेजी इनफैक्ट डिविस लेबोरेटरीज में भी नजर आ रही है और निशान के साथ सीमेंस में भी हम लगातार देख रहे हैं स्टॉक फोकस रेडार पर हमारे एक्सपर्ट्स के आता हुआ। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर रुचित एक राय मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि एक्सचेंज एंसिलरी में आज हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी का रुझान। अभी लक्ष्मीकांत जी भी हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी एंजल वन पर अपनी राय दी थी। बट इसके अलावा भी अगर हम देखें ग्रो के स्टॉक में आज अच्छी बढ़त है, एमसीएक्स के शेयर में अच्छा खासा तेजी का एक्शन हमने पिछले हफ्ते से ही देखा है। जब बाजार में गिरावट थी तब भी ये स्टॉक चल रहा था। आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं मजबूती का ट्रेंड जो है वो कायम है। प्लेटफॉर्म कैटेगरी एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स में से कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो आपके रेडार पर हो? सेक्टर एज ए होल ही अच्छा लग रहा है। लास्ट 2-2.5 महीने से स्टॉक्स में इतने कुछ रिटर्न्स बने नहीं है, वो मोरल एक साइडवेज फेज रहा है, पर स्टॉक्स अपने सपोर्ट एंड के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ से एक मोमेंटम डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पूरे सेक्टर में बिल्टअप हो सकता है। विद इन द एंटायर सेक्टर जो नो एक्सचेंज स्टॉक्स में अगर आउट परफॉर्मेंस देखे तो एमसीएक्स में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस पिछले 10-12 दिनों से रहा है। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा मूव आ चुका है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी। छोटे मोटे डिप्स भी अगर स्टॉक में मिलते हैं 3150 के आसपास, तो स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 3050 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, और शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 3400 तक के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पूरी के पूरे सेगमेंट में ही पॉजिटिव आउटलुक इस वक्त हमारे एक्सपर्ट की तरफ से और टेक्निकल नजरिया इसमें पॉजिटिव मिलता हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट से बातचीत हम जारी रखेंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और चलिए अब कुछ और एक्शन वाले शेयरों की कर लेते हैं बातचीत। आज हमने फर्टिलाइजर का एक्शन तो कवर किया, लेकिन एक स्टॉक वोडाफोन आइडिया, ये स्टॉक आज बेहतरीन मोमेंटम में है और आज वॉल्यूम के सारे जो है वो रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, सारे जो एवरेजेस होते हैं उन सारे एवरेजेस को तोड़ता हुआ करीब करीब 123 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। इसके अंदर 8% की तेजी, तो बहुत ही खतरनाक वॉल्यूम है एकदम। मतलब आप समझिए कि इसका एवरेज वॉल्यूम 37 करोड़ के आसपास का रहता है, मंथली एवरेज, वीकली एवरेज भी इसी आसपास रहता है, लेकिन आज 123 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम होता हुआ नजर आ रहा है और बेहतरीन मोमेंटम में 15 रुपए के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। आप देखिए, भले ही स्टॉक को लेकर तमाम नेगेटिविटीज रही, लेकिन स्टॉक ने पिछले 12 महीने में रिटर्न तो तगड़े दिए, पैसे डबल हुए तो हैं यहाँ पर। एक बार जरा राय लेते हैं इस स्टॉक के ऊपर, पहले फंडामेंटल व्यू लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट भी चेक कराएंगे। अविनाश सर, वोडाफोन आइडिया, वैसे तो स्टॉक का प्राइस काफी कम है, 15 रुपए का स्टॉक है, वोलेटाइल काफी रहता है, ओवरहैंग बना रहता है, कई बार डेट काफी ज्यादा है, लेकिन स्टॉक लगातार चल रहा है। क्या कुछ बदल रहा है? क्या फंडामेंटली भी कुछ ऐसी मुहिम जो कंपनी की तरफ से हो रही है जो काम आ रही है? कुछ लगता है ऐसा इसके अंदर? मुझे लग रहा है कि देखिए, वोडाफोन आइडिया में जो सब्सक्राइबर एडिशंस है विकास, वो पिछले 1-2 महीने से काफी अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट उनके नतीजे भी जो आ गए थे वो थोड़े से उम्मीद से बेहतर आ गया। हालांकि लॉस तो था, लेकिन लॉस मार्केट के उम्मीद से काफी कम था। और माना जा रहा है कि इनकी आरपू भी बढ़ गया है। इनका जो फर्स्ट क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस आया इसमें उसका आरपू भी बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर है। हालांकि ये कोई बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद दूसरे क्वार्टर में भी अगर ऐसा ही इंप्रूवमेंट आता है तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली इसको देखेगी, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। इसका जो शेयर होल्डिंग है इसमें रिटेल सबसे ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात 50% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, तो ये स्टॉक में वो कंफर्ट भी है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने खरीदा है होल्ड रखी है। देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो 1.5-2 साल में अगर टर्न अराउंड होता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली स्टॉक में बढ़ने का पोटेंशियल है। बट ये रेगुलरली एवरी क्वार्टर आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज जो वॉल्यूम हो गया है इसकी क्या वजह है वो मेरे ख्याल से आपको 1-2 दिन में पता चलेगी। बट ये बहुत ही भयंकर तरीके से वॉल्यूम बढ़ा है, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। निश्चित तौर पे ये वॉल्यूम थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो है।
क्योंकि 123-24 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो गया है, एवरेज 37 करोड़ के आसपास का रहता है, तो थोड़ा मतलब थोड़ा है, एक तो है ये अलर्ट करने वाला वॉल्यूम तो जरूर है। एक काम करते हैं, फंडामेंटल व्यू तो हमने ले लिया, जरा ये भी समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के टारगेट्स अगर सोचने हो, हफ्ते 10 दिन के टारगेट सोचने हो, या किसी ने अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाए तो कहां पर उसे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, कहां रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जरा ये भी समझ लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, जरा एक बार चेक कीजिएगा वोडाफोन आइडिया के चार्ट्स, क्या रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, कहां पर थोड़ा प्रॉफिट वसूल लेना चाहिए? देखिए, अभी फिलहाल ये अपने जून मंथ स्विंग हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 15.35 मार्क का है। तो मुझे लगता है कि अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है और वहां पर सस्टेनेंस मिलता है तो देन आफ्टर फिर हमें अपर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट जिस तरीके से हमें यहाँ पर इंट्राडे लेवल्स पे 8% के गेन मिले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। फिर अगर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 3 से 4 दिन स्टॉक इस लेवल के आसपास ठहरता है और फिर 15.35 के लेवल्स टूटते हैं, तो फिर वहां से फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 16.20 से लेकर 16.50 जोन तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, ये राय आपको वोडाफोन आइडिया के ऊपर मिल गई है। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों व्यूज आपको अब मिल चुके हैं, तो वोडाफोन आइडिया को लेकर हमने कवर इंटायरली कर लिया, 360 डिग्री कवरेज इसकी हो गई है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए अब इसी नोट पर रुकते हैं, ब्रेक से लौटेंगे कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स की करेंगे चर्चा। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और इस वक्त अगर आप देखें मंथली एक्सपायरी का सेशन, और आज सेशन की शुरुआत से ही बाजार में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ, और इस बीच 24,173 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ, या एटलीस्ट संभलने की कोशिश करते हुए मार्केट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। और इस वक्त अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं स्मॉल कैप में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है, लेकिन इस गिरावट में भी कुछ शेयर्स हैं जो कि सडन अपसर्ज और अच्छी खासी सरप्राइजिंग मूव्स दिखा रहे हैं। उसमें से एक है पेटीएम का स्टॉक। एकाएक इस शेयर में हम देख रहे हैं 5% की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिला है आज के सत्र में। पिछले 5 सेशन में भी ये स्टॉक चला ही है, ऑलमोस्ट 10% के गेन्स दिखाए हैं, और सिर्फ एक महीने में अगर आप देखेंगे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 32% के लेवल्स देखे हैं। अविनाश सर, एक फंडामेंटल टेक पहले आपसे समझना चाहूंगी, फिर टेक्निकल आउटलुक भी इस सडन अपटिक के ऊपर हम जानेंगे। लेकिन पेटीएम के स्टॉक प्राइस में एक तो मजबूत कमाई और साथ ही यूपीआई मार्केट शेयर बढ़ने से काफी हद तक कंपनी को पॉजिटिव फोकस मिला है। इसके अलावा यूपीआई पर जो एमडीआर लागू होने की खबर आई थी, इसकी उम्मीद की खबर आई थी, उसका असर भी है, क्योंकि इससे भी कमाई का रास्ता जो है वो खुलता हुआ दिखेगा। और एक ऐसा स्टॉक है जिसने लगातार अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड दिखाया है, काफी अच्छे लेवल्स पर कामकाज करता रहा, और इस महीने की ही अगर पिछले एक महीने की चाल को देखें, बढ़त के साथ कामकाज 6 महीने में भी ऑलमोस्ट 50% के गेन्स दिखाए पेटीएम ने। बिल्कुल। देखिए मानसी, मुझे लगता है कि मार्केट ये डिस्काउंट कर रहा है कि एमडीआर लागू हो जाएगा, प्लस जिस प्रकार का खर्चा पेटीएम ने टेक्नोलॉजी पे किया है, मुझे लगता है कि देखिए इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट अभी कम रहेगा, और इसका जो पेबैक होता है फिनटेक में वो नॉर्मली काफी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि अभी इंक्रीमेंटल जो गेन्स आएंगे वहां पे उनका कोई बड़ा इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं आएगा। तो ये मार्केट को पता है कि काफी हद तक कॉस्ट कटिंग हो गई है, रैशनलाइजेशन हो चुका है। और मुझे याद है पब्लिक इश्यू करीबन 2000 रुपए का हो गया था, काफी साल तक ये अंडर परफॉर्म कर रहा था। अभी वापस शेयर उसके पास में आया है, तो अच्छी खबर है। आई थिंक जो पब्लिक इश्यू के शेयर होल्डर्स है उनके लिए अच्छी खबर है। बट मैं कहूंगा कि आने वाला जो सेकंड थर्ड क्वार्टर रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये मार्जिन इंप्रूवमेंट आता है ऑपरेटिंग लेवल पे, तो मार्केट्स को डेफिनेटली इसमें और कॉन्फिडेंस आएगा। और यही कारण है कि शेयर एक दो दिनों से काफी तेजी में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबसे पुराना फिनटेक प्लेयर है। टेक्नोलॉजी कॉस्ट उन्होंने काफी ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। तो लग रहा है कि मार्केट को कि शायद इतना हैवी कैपेक्स ना हो, और जो रिटर्न्स आएंगे इंक्रीमेंटल टॉप लाइन से वो डेफिनेटली बॉटम लाइन को पॉजिटिव रहेंगे। तो नेट नेट हमारा व्यू स्टॉक पॉजिटिव है लॉन्गर टर्म के लिए। बट सेकंड और थर्ड क्वार्टर एक बार हम मॉनिटर करेंगे। मुझे लगता है Q1 तो अच्छा ही था, बट सेकंड थर्ड क्वार्टर में मोमेंटम अगर मेंटेन होता है तो आपको तेजी ये कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, पॉजिटिव आउटलुक बरकरार है। सेकंड और थर्ड क्वार्टर में स्टॉक को वॉच आउट करेंगे।
आज करीब 100 अंकों की तेजी की चाल, 1600 के लेवल्स के आसपास स्टॉक ने टुवर्ड्स लोअर लेवल भी ट्रेड किया था और इस वक्त अगर आप देखेंगे 1700 के पार और तेजी लगातार कायम है। देखते ही देखते बात करते करते भी हम देख रहे हैं 5.5% की गेंस लगातार बढ़त पर कामकाज करता हुआ। रुचित, एक टेक्निकल नजरिया भी आपसे जानना चाहेंगे। काफी अच्छा परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, लगातार तेजी की चाल पेटीएम के चार्ट्स पर। बिल्कुल, आई थिंक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स अभी भी ये लेवल पे रिसेंट अपमूव के बाद भी अच्छे हैं और ऐसे मार्केट में भी जहां पूरा ब्रॉडर मार्केट से कंसोलिडेशन फेज में रहा है, जो अगर ये स्टॉक लगातार इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो क्लियरली एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में नजर आ रहा है। आई थिंक 1760 1780 की रेंज तो नियर टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट की जा सकती है। ओके, तो चलिए ये राय हमें मिलती हुई और पेटीएम पर दोनों ही फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल कन्विक्शन हमें यहां पर मिल चुका है। एक और स्टॉक है जो कि अच्छी खासी मजबूती पर आज कमजोर बाजार में भी ट्रेड कर रहा है, वो है गोदरेज एग्रोवेट का स्टॉक। कंपनी के नतीजे आए थे पिछले हफ्ते और नंबर्स के ठीक बाद स्टॉक में हमने एक मूवमेंट देखी। अच्छे नंबर्स थे, रेवेन्यू के फ्रंट पर आंकड़े काफी बेहतर नजर आए थे जिसका असर है। बट ओवरऑल अगर आप देखें गोदरेज एग्रोवेट के चार्ट्स में आज के सत्र में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 7% की गेंस के साथ कामकाज देखने को मिला है और नतीजों के बाद ये एक ऐसा सेशन है आज का जबकि इस स्टॉक ने अच्छी खासी रनअप और तेजी दिखाई है। ऐसी कोई पर्टिकुलर न्यूज एंड फ्लो रुचित एक्सचेंजेस पर गोदरेज एग्रोवेट पर है नहीं, लेकिन मजबूती की चाल लगातार स्टॉक आज के सत्र में देख रहा है। ऑलमोस्ट 6 से 7% के गेंस पर इस वक्त भी खड़ा हुआ। एक दिन की प्राइस अप मूव जरूर है, लेकिन फॉलो अप बाय एक्शन देखना भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्टॉक के लिए, क्योंकि रिसेंटली देखिए तो स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है। लगभग 800 850 के हाईज ये स्टॉक में अगस्त महीने में पिछले साल बनी थी। सो लास्ट एक साल में 850 से लेके रिसेंट लोज 540 तक करेक्टिव फेज में ही रहा है। इवन लास्ट ये 3-4 महीने जो ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छी तेजी गई उसमें स्टॉक का पार्टिसिपेशन नहीं था। सो आज नो डाउट प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, बट आई वुड वेट के फॉलो अप मूवमेंट अगर स्ट्रॉन्ग दिखाता है तो ये स्टॉक को फिर से रिव्यू करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये राय गोदरेज एग्रोवेट के ऊपर आपको मिल गई है। 6.5% की तेजी स्टॉक के अंदर बेहतरीन मोमेंटम आपको देखने को नजर भी आएगा। हालांकि 3 महीने में कुछ खास किया नहीं स्टॉक ने, लेकिन आज अच्छे खासे मोमेंटम में नजर आ रहा है। इस बीच देखिए बाजार में निचले स्तरों से है शानदार रिकवरी। अगर आप निफ्टी के अंदर आप गिरावट देखें तो मामूली 20 अंकों की ही गिरावट अब रह गई है। चार्ट्स को लेकर आइए, निफ्टी 50 के आज के जो लोज हैं वो 24,115 के हैं और इस वक्त जो आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं वो 24,195 के, यानी 80 अंकों की शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। अब क्या ये संकेत दे रही है कि एक्सपायरी हरे निशान में होगी? देखना इंटरेस्टिंग होगा। आज शुरुआत में हमने ये कहा था कि आज का ट्रेड इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, आज सीएस के बाद पहली मंथली एक्सपायरी है, तो देखना अहम होगा ये कि होता क्या है आज बाजार के अंदर। उम्मीद ये की जाए कि आज पॉजिटिव बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक के ऊपर भी आप रखिए ध्यान, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी अगर आप निचले स्तरों से देखें तो रिकवरी अच्छी खासी 160-70 अंकों की हो रही है। यहां पर भी रिकवरी, अब जो गिरावट निफ्टी बैंक के अंदर रह गई है वो 140 अंकों की गिरावट रह गई है, तो काफी अच्छी रिकवरी यहां पर भी देखने को मिल रही है। बाजार पर आप निश्चित तौर पर रखिए ध्यान। सेंसेक्स में रिकवरी 230 अंकों की, हमारी टिकर टीम लगातार आपको फ्लैश करके बता रही है कि बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, रिकवरी देखने को मिले तो अच्छा लगता है बाजार के सारे पार्टिसिपेंट्स को। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स को लेकर आते हैं आपके सामने। एक स्टॉक गोदरेज एग्रोवेट की हमने बात की, लगभग उसी सेगमेंट से जुड़ी हुई एक और कंपनी है, वो है AWL एग्री की, अडानी वेलवर लिमिटेड नाम से आप पहले इसे जानते थे। इस शेयर में तगड़ा वॉल्यूम होता हुआ नजर आ रहा है, करीब 1.5 करोड़ शेयरों का ट्रेड हो चुका है आज, तो तगड़े वॉल्यूम के साथ यहां पर एक्शन भी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। AWL एग्री 200 के ऊपर निकल गया है, 4% की तेजी है। ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है काफी। अगर मैं इसके रिटर्न को आपके सामने लेकर आऊं AWL एग्री के, तो आपको नजर आएगा कि ये पिछले एक साल के अंदर कुछ खास कर नहीं पाया है। इसके नेगेटिव रिटर्न आपको नजर आएंगे 22-23% के, YTD में भी 15-16% नेगेटिव। लेकिन पिछले एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते से थोड़ा मोमेंटम बना है यहां पर। एक बार जरा चेक करा लेते हैं चार्ट्स को। रुचित जी जरा एक बार चेक कीजिएगा, AWL एग्री 4% ऊपर है, क्या कोई तेजी यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है या एक छोटा उछाल है, वापस से चला जाएगा 200 के नीचे? जैसे आपने कहा कि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले काफी समय से। इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस जो है 207 पे प्लेस्ड है, 207 पे। तो आज तो वॉल्यूम्स अच्छे हुए, सो कल के सेशन में अगर 207 के लेवल्स सरपास कर देता है स्टॉक, तो फिर एक शॉर्ट टर्म की तेजी स्टॉक में एक्सपेक्ट की जा सकती है।
सो नो सिमिलर जो हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि जो स्टॉक्स इतने अंडर परफॉर्मर रहे हैं कि मार्केट के साथ साथ तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन पे रादर देन जस्ट एक दिन के अपमूव से बेटर है कि एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस के फॉलो बाइंग का इंतजार करें। और अगर ये 200 DMA का सरपास करता है AWL एग्री, तो फिर एक मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है। चलिए ठीक है, ये राय आपको AWL एग्री के ऊपर मिल गई है। 4.25% के आसपास की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को आज मिल भी रही है। चलिए एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोकेश सेठिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पहले आपके ट्रेड समझना चाहेंगे सर, उसके बाद फिर कुछ और बातचीत करते हैं। जी गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार। 2 ट्रेड है आज के दिन पे जहां पर हम बुलिश हैं। पहला तो एंजल वन, यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छा खासा अपमूव आपको आते हुए दिख रहा है पिछले कुछ घंटों में। तो एंजल वन बाई किया जा सकता है 297-300 के करीब लेवल पे। 290 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और ये स्टॉक मुझे लगता है 312 और 322 ये 2 लेवल बहुत जल्दी ही आपको आते हुए दिखेगा। और पूरे फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल गुड सेक्टर में एक आउट परफॉर्मेंस धीरे धीरे हमें नजर आ रहा है। दूसरा एक कैश मार्केट का शेयर है FCL फिलोटेक्स केमिकल। ये टेक्सटाइल केमिकल बिजनेस में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट काफी बेहतरीन आया है इसका। उसके बाद से ही स्टॉक में एक अपमूव आपको देखने को मिलेगा चार्ट में। तो FCL बाय किया जा सकता है, करंट लेवल 48 के करीब बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 43 के करीब रखें। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक पे, 2 से 3 महीना, मगर टारगेट 60 से 70 रुपीज, मतलब यहाँ से 30 से 35% का अपमूव एक्सपेक्टेड है FCL में। ठीक है, फिनियोटेक्स केमिकल्स और उसके अलावा एक और स्टॉक लोकेश जी की तरफ से 2 स्टॉक्स रडार पर है। एंजल वन, 2 स्टॉक्स आपके लिए आ चुके हैं। फिनियोटेक्स केमिकल आपके सामने टारगेट स्टॉप लॉसेज आ चुके हैं 60 से 70, 2 टारगेट्स आपको एक्सपेक्ट करने, 45 का स्टॉप लॉस। एंजल वन पे 312 और 322 2 टारगेट्स आपको रखने हैं, 290 का आपको यहाँ लगाना है स्टॉप लॉस। आज बेहतरीन मोमेंटम में है एंजल वन, बड़े बढ़िया लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। फ्यूचर्स के भी मार्केट में 4.5% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए तो 2 स्टॉक्स और आपको मिल गए। आपकी ट्रेडिंग कंटिन्यू होती रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा। ब्रेक से जल्द लौटेंगे और उसके बाद कुछ बेहतरीन स्टॉक्स वाले एक्शन वाले स्टॉक्स पर हम करेंगे चर्चा लोकेश जी, रुचित जी और अविनाश सर के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और मार्केट ऑफ डेज लो इस वक्त कामकाज करता हुआ एक रिकवरी अटेम्प्ट की है। इस वक्त बाजार ने 24,200 के लेवल के पार, हम देख रहे थे 24,170 के आसपास बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 24,200 के लेवल को पार किया है। उम्मीद यही करके चल सकते हैं कि जो बचा हुआ 1 घंटा है इसमें बाजार इन लेवल्स को एटलीस्ट सस्टेन करे और यहां से आगे बढ़ता हुआ दिखे, तभी फिर ऊपर की तरफ की चाल नजर आएगी। लेकिन वोलेटाइल रह सकता है बाजार, क्योंकि यहां से आगे मंथली एक्सपायरी स्लेटेड है और इसी वजह से उठापटक के बीच कामकाज दिख सकता है, और जो कि नजर भी आ रही है इस वक्त। और बैंक निफ्टी पर भी नजर रखें 57,420 के लेवल्स पर, यहां पर भी एक रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई नजर जरूर आई है। ऐसे में कुछ स्टॉक्स जहां पर मूव नजर आ रहे हैं, इन पर लगातार हम बातचीत हमारे एक्सपर्ट से कर रहे हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल टेक हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपको इस वॉलेटाइल बाजार में मिल रहे हैं, ताकि आपकी सही और सटीक रणनीति आप घड़ पाएं। पाइन लैब्स के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। अच्छी मजबूती के साथ ही स्टॉक जो है वो कामकाज करता हुआ ऑलमोस्ट 4% के गेन्स इस वक्त यहां पर स्टॉक में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का असर भी है। लोकेश जी गुड आफ्टरनून, आपसे एक राय मैं जानना चाहूंगी। अच्छी मजबूती है और रिपोर्ट्स और ब्रोकरेजेस की अगर माने तो यहां से भी फर्दर अपसाइड पाइन लैब्स में एक्सपेक्टेड है। 164 तक के लेवल है, लेकिन पेमेंट, ऑनलाइन, इंटरनेशनल बिजनेस में जिस तरह की ग्रोथ है उसका असर यहां से आगे नजर आ सकता है। और रिपोर्ट्स 200 और 200 के पार तक के टारगेट्स, 210 तक के टारगेट्स पे एक्सपेक्ट करके चल रही हैं। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर में आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां से क्या नजर आते हैं? अगर आप चार्ट देखेंगे ना, एक बड़ा करेक्शन के बाद एक बेस बना, बेस के बाद अब ये एक अपमूव के लिए तैयारी हो रहा है इस कंपनी में। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 166 से लेकर 170 के बीच में, वो एक बार निकल जाएगा तो मुझे लगता है एक बड़ा अपमूव के लिए तैयार हो रहा है, जहां पर वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड आ रहा है। 190 से लेके 210 ये टारगेट इसमें आ सकता है। RSI एंड ADX दोनों पॉजिटिव भी हो रहे हैं और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड
करना स्टार्ट कर देगा 170 के ऊपर जब ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो मुझे ये पॉजिटिव लग रहा है। दर्शकों के लिए खाली इतना बता दूं, जब भी आप हल्दीराम या बीकानेर वाला इस तरह के कोई भी आउटलेट में जाते हो और अपना कार्ड स्वैप कराते हो, तो आप देखोगे वहां जो कार्ड मशीन है वो पाइन लैब का होता है। तो एक बिजनेस किस तरह से आप देखते हो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बट ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। जी एग्जैक्टली वैसा ही कहा इनफैक्ट आपने। और वही ऑनलाइन पेमेंट साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस में जिस तरह से कंपनी लगातार बढ़ोतरी कर रही है और एक्सपीरियंस भी ऑफ कोर्स व्यूअर्स ने भी पाइन लैब्स के कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स देखे जरूर होंगे, और इसी के चलते हम देख रहे हैं लगातार ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रेडार पर है। स्टॉक में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, यहां से भी फर्दर अपसाइड टेक्निकली भी 170 के पार हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि अच्छी मजबूती कायम रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वैसे आईटी प्ले चल नहीं रहा है, हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव कुछ एक आध आईटी कंपनियों को छोड़ दे, उसके अलावा निफ्टी आईटी प्लेस पर। लेकिन सायंट के स्टॉक पर एक नजर होनी चाहिए। अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ, और ये तेजी आज की नहीं है रुचित, अगर आप देखेंगे अच्छी बढ़त पर ये स्टॉक में ट्रेड देखने को मिला है पूरे हफ्ते। इस वक्त भी हम देख रहे हैं 7% के गेन्स हैं। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 12% चल गया है ये स्टॉक, और अच्छी बढ़त लगातार कायम। क्या राय होगी आपके इस स्टॉक में? जी, पिछले 1.5 महीने में जो आईटी में निचले स्तरों से पुल बैक हुआ है, उसमें तो ये स्टॉक का इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा था। बट ये जैसे आपने कहा कि ये इस हफ्ते में स्टॉक में काफी अच्छे अप मूव देखे गए, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। सो आई थिंक वॉल्यूम्स एक मेजर ट्रिगर रहे ये स्टॉक का अप मूव में जो हुए हैं। सो उसके कारण हमें मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकते हैं, और 1060 के आसपास तक के लक्ष्य स्टॉक में नियर टर्म में रख सकते हैं। इवन स्टॉक अपने जो रीसेंट स्विंग हाई है 985 990 की रेंज में ही है। सो ये अगर यहाँ से सरपास कर देता है तो 1060 के लक्ष्य स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये राय साइंट के ऊपर होगी। इस बीच देखिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जो टूट रहा है और 2.5% टूट गया, और उसका टूटना बहुत अच्छा है, वो है ब्रेंट का। ब्रेंट 2.5% टूटा है 90 के नीचे, यानी एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा है। 17 अगस्त का जो लो था उसको भी तोड़ा है ब्रेंट ने। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको निश्चित तौर पर नजर आ रही है, और 2.5% टूट गया है ब्रेंट, 90 के नीचे पहुंचा है, मार्केट में रिकवरी है, तो मूड माहौल तो पॉजिटिव बन रहा है। कल के लिए सेटअप अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, ये तो आप पक्के तौर पर मान लीजिए। जो यूएस की तरफ से सैंक्शंस ईरान पर लगे हैं उसको श्रग ऑफ कर दिया है मार्केट ने, इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा उस पर लोड लिया नहीं है तमाम बाजारों ने या फिर इन्वेस्टर्स ने। देखिए एमसीएक्स में भी भाव आपको साफ साफ सामने नजर आ रहे हैं। अब 7912 के मतलब 7900 के आसपास के लेवल्स आपको नजर आएंगे। 0.25% की गिरावट आपको यहां पर भी नजर आएगी, तो पॉजिटिव है बाजार के लिए निश्चित तौर पर। आप देखिए रिकवरी तो अच्छी दिख ही रही है। चलिए अच्छा है, लौटते हैं और जरा एक बार अपने कुछ एक्टिव स्टॉक्स की तरफ करते हैं रुख, जहां पर बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल रहा है, चाहे गिरावट की तरफ हो या फिर तेजी की तरफ हो। हिंद कॉपर कोई रिकवरी के साइंस नहीं दिखा रहा है, और उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि 514 रुपए के ऊपर आया है इनका ओएफएस, गवर्नमेंट की तरफ से ये तय किया गया है, और 14% का डिस्काउंट कल की क्लोजिंग से। आज भी अगर देखिए 535 से, तो यहां से भी 14-15 रुपए नीचे के भाव आपको नजर आएंगे जो एफएस के हैं। तो आप देखिए यहां कोई साइंस ऑफ रिकवरी तो है नहीं। खैर चलिए एक काम करते हैं, एक और मेहमान हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि बाजार की रिकवरी जो निचले स्तरों से आई है, ब्रेंट क्रूड में जो 2.5% की गिरावट है, उसे वो कैसे रीड कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जुड़ गए हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और सर देखिए आप आए और रिकवरी आई है, जस्ट अभी रिकवरी आई है बाजार के अंदर। अब देखिए किसी भी वक्त हमारे निशान में लौट जाएंगे। ब्रेंट क्रूड 2.5% नीचे है, इंडिया विक्स 2.5-3% टूट गया है। क्या मसला है सर? क्या रिकवरी के साथ हम क्लोजिंग जो दिखाएंगे एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन थोड़े ऊपर दिखाएंगे, और कल के लिए भी क्या माहौल अच्छा बनता हुआ नजर आएगा? क्या राय है आपकी इंडेक्स के ऊपर? गुड आफ्टरनून। तो देखिए रिकवरी तो अच्छी बनी है, और एक्सपायरी का दिन है तो काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट एक्सपायरी रिलेटेड भी होते हैं मार्केट में। और जैसा कि हमें पता है कि 3-15 के बाद कैश सेशन चालू होता है, तो उसके पहले बहुत सारी पोजीशंस में रोल ओवर होना है। उसके चलते भी एक शॉर्ट कवरिंग बोल रहे हैं या रोल ओवर एक्टिविटी का क्वांटम यहाँ पे आते हुए दिख रहा है मार्केट में, जिसके चलते एक निफ्टी में भी रिकवरी बनी है। क्रूड का गिरना है ये एक पॉजिटिव है, और 2-2.5% के आसपास का करेक्शन ब्रेंट क्रूड में आया है, और हमें लगता है कि अगर ये फर्दर और यहाँ से कूल ऑफ होता है क्रूड, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का काम करेगा।
वैसे अगर हम देखें तो इस उथल पुथल के चलते, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते भी, और जो यूएस ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलते हुए भी हमारा मार्केट ने एक अच्छी रिजिलियंस दिखाई है, और ब्रॉडर मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे काफी इंकरेजिंग है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 24,100 के लेवल को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। वो लेवल अगर हम बचा पाते हैं तो ये मोमेंटम 24,300 की तरफ बढ़ेगा, और अगर आज के ही सेशन में 24,300 क्रॉस हो जाता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी टूवर्ड्स एक्सपायरी आते हुए दिख सकती है। जिस तरीके के प्रीमियम हमें लग रहा है एट द मनी के कॉल्स के बने हुए हैं, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से 24,300 की तरफ भी एक्सटेंड हो सकता है, और ये रोल ओवर एक्शन यहाँ पे हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी में ट्रेड लॉन्ग साइड का रखेंगे अभी, और बैंक निफ्टी भी एक अच्छा रिजिलेंस दिखा रहा है, और हमें लगता है यहाँ पे 57,550 अगर क्रॉस कर लेता है अभी, तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है। तो हमें लग रहा है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर हम 24,200 के ऊपर आज सेटल होते हैं तो। 24,200 के ऊपर सेटल होते हैं तो मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। चलिए जरा स्टॉक्स भी समझ लेते हैं राजेश जी की तरफ से। दो स्टॉक्स कौन से हैं? राजेश जी, स्टॉक्स कौन से हैं जो आपने हमारे व्यूअर्स के लिए आइडेंटिफाई किया आज? तो देखिए, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है कोचिन शिपयार्ड का। ये स्टॉक में हमें लगता है एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट 1570 1580 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1500 के आसपास। तो ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है नियर टर्म ट्रेड के हिसाब से। दूसरा स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्पेस पे फोकस रखना चाहिए, और इसमें आइशर मोटर बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट इसमें 8,200 8,250 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7,980 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, ऑलरेडी ब्रेकआउट तो हो चुका है, फॉलो बाइंग एक्शन अभी हमें लगता है कि आज नहीं मिल रही, लेकिन हमें लगता है कि कल के सेशन में जब नया फ्रेश एक्सपायरी होगा तो बनेगा, और वो स्टॉक लगता है कल्याण ज्वेलर्स का। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है। कल्याण ज्वेलर्स पसंद आ रहा है, और हमें लगता है कि अगर आज की क्लोजिंग 610 के ऊपर अगर ये करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट इसका 630 से लेकर 640 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 606 का। चलिए ठीक है, तो तीन बेहतरीन स्टॉक आइडियाज आपको मिल चुके हैं। कोचिन शिपयार्ड सबसे पहला स्टॉक आइडिया, टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अच्छा, आज सुबह सुबह रचित जी भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी 1585 के टारगेट दिए थे। राजेश जी की तरफ से भी 1580। तो जब दो एक्सपर्ट्स एक साथ आ जाएं एक स्टॉक पर तो कन्विक्शन की खुशबू तो बड़ी अच्छी आती है, और वो आ रही है इस शेयर के अंदर। 1500 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ लगाना है। आइशर मोटर 8200 8250 के टारगेट्स, दो टारगेट्स यहाँ रखने हैं। 7980 का स्टॉप लॉस आपको यहां पर मेंटेन करना है। तीसरा जो स्टॉक है वो है कल्याण ज्वेलर्स। आज सुबह चंदन थपड़िया जी जुड़े थे, उन्होंने 625 तक के टारगेट्स दिए। राजेश जी उसको एक कदम और आगे लेकर जा रहे हैं। 630 640 के टारगेट्स यहां आएंगे। 606 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो चलिए, बेहतरीन तीन आइडियाज आपके पास अब आ चुके हैं। यहां अब आप अपने ट्रेड को कीजिए एग्जीक्यूट, अपने रिस्क को कीजिए एसेस, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कीजिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे और बेहतरीन स्टॉक्स को फिर से आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ अच्छे एक्शन वाले शेयरों को लेकर आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और इस वक्त हम देख रहे हैं काफी बढ़िया रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ बाजार। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 130 अंकों की रिकवरी देख रहा है, वहीं करीब 400 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से सेंसेक्स में नजर आ रही है, और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 220 अंकों की रिकवरी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ में एटलीस्ट एक रिकवरी अटेम्प्ट कर पाया। 24,250 के नजदीक इस वक्त निफ्टी जाने की कोशिश करता हुआ 24,250 के लेवल्स को पार करने पर एक बार फिर से एक्सपर्ट से हमें राय लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छी मजबूती कही जाएगी। आज एक्सपायरी के दिन इतनी वॉलेटिलिटी के बीच 24,250 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ निफ्टी। मार्केट का टेक्सचर भी इस वक्त अगर आप देखेंगे बटा हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स में गिरावट है, विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। और कच्चे तेल की चाल में जो हम देख रहे हैं उबाल थमा है और लगातार डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, वो भी एक रिलीफ का काम कर रहे हैं। तो इस वक्त ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि बाजार के हक में काम कर रहे हैं,
और बाजार को सपोर्ट करने का काम करे। और इन तमाम के साथ साथ मंथली एक्सपायरी के बावजूद एक रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ मार्केट, लेकिन कितना भरोसा करना है इस रिकवरी पर ये देखना होगा, क्योंकि आज का सत्र एक्सपायरी का और ऐसे में वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। सरकारी बैंक्स के खेमे में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है और कुछ तमाम स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। और अविनाश सर, आपसे एक फंडामेंटल टेक में सरकारी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर जानना जरूर चाहूंगी। इस वक्त अगर आप देखें कैनरा बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक में अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड और मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ रही है। पीएसयू बैंक स्पेस को अगर प्ले आउट करना है, निफ्टी पीएसयू बैंक में भी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज है। फंडामेंटली क्या राय होगी, कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो आपके रेडार पर है? मानसी, मुझे लगता है कि देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो Q1 नंबर आ गया है वो अच्छा होने के बावजूद स्टॉक्स चले नहीं है। आप एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में थोड़े से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिर भी उसका जो स्टॉक परफॉर्मेंस था वो रिजल्ट्स के बाद कोई ज्यादा चला नहीं। सेम थिंग विद कैनरा बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो काफी बड़ा लॉस दिखाया क्योंकि काफी बड़ा एक्सेप्शनल आइटम इन्होंने बुक किया है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि पीएसयू के स्पेस में जो छोटे बैंक है जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, बड़ी बैंक्स में एसबीआई, इसमें डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे, लेकिन वहां पे चॉइसेस कम है। मुझे लगता है कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस को छोड़े तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि इन लेवल से भी अगर कोई खरीदता है एसबीआई या कैनरा बैंक तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है, क्योंकि सेकंड थर्ड क्वार्टर नॉर्मली बैंकों के लिए एक पिकअप क्वार्टर माना जाता है। क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी 14-15% है, तो अनुमान है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का कैपेक्स अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली बैंकों को डेफिनेटली ज्यादा इनकम और रेवेन्यू मिलेगी। और डेफिनेटली एसेट क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है, तो डेफिनेटली हमारा मानना है कि पीएसयू बैंक्स में थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम अगर कोई रखता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। चलिए, तो बिल्कुल 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए पीएसयू बैंक स्पेस पर एक फोकस होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नजर आ सकते हैं, कहना है अविनाश सर का, और यहां से फंडामेंटल्स मजबूत नजर आते हैं उन्हें। लेकिन अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए। लगभग सारे के सारे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में आज अच्छी खासी मजबूती के बीच इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। एक राय आपसे मैं जानना चाहूंगी। अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, इन तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ एक अपसर्ज और मजबूती का ट्रेंड इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ। क्या राय होगी यहाँ पर? तो मानसी जी, देखिए यहाँ पे अडानी इंटरप्राइज में काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन आज बनी है और जिस तरीके का सेटअप अडानी इंटरप्राइज का यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा और ये ब्रेकआउट ये दर्शाता है कि अब ये स्टॉक 3050 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 3200 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो अडानी इंटरप्राइज बिल्कुल बाय करने की सलाह है। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस रखें करीब 3040 के आसपास और टारगेट हमें लगता है 3200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। वहीं हम अडानी ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स भी देखें तो वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखा है। अडानी पोर्ट भी एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक रिकवरी का साइन दिखा रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 1710 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होगा टुवर्ड 1750 1770 की तरफ। तो एट दिस मोमेंट हमें लगता है 1710 के लेवल को वॉच करना चाहिए। अडानी पावर भी सिमिलर स्ट्रक्चर है और लोअर साइड से यहाँ पे भी रिकवरी बनी। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में हमने देखा है कि एक करेक्शन का दौर था मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में पिछले एक महीने में और अब यहाँ पे रिवर्सल के एक अर्ली साइन बनते हुए दिखे। बट अगर हम एनालाइज करें सभी स्टॉक्स में तो अडानी इंटरप्राइज में एक कंफर्मेशन आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी बन सकती है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। बाकी सभी स्टॉक्स भी रिकवरी मोड में तो है। ठीक है, चलिए ये राय आपको अडानी ग्रुप स्टॉक्स के ऊपर मिल गई है राजेश जी की तरफ से। चलिए जरा एक गिरने वाले कुछ शेयरों की भी चर्चा कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर पर मैं एक राय फंडामेंटल लेना ये चाहता हूं कि क्या इसके ओएफएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए 514 रुपए के आसपास का प्राइस है, फ्लोर प्राइस है, अभी भी उससे स्टॉक ऊपर है। तो क्या यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए? खासकर देखिए अगर हम LIC का भी जब ओएफएस आया था तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके पैसे ठीक ठाक बन गए। तो क्या इस ओएफएस को करना है बाई, ओएफएस में हिस्सा लेना है?
वो समझेंगे अविनाश सर से। लेकिन पहले एक काम करते हैं, ओएफएस की डिटेल को समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ी हुई है और उसके बाद फिर अविनाश सर से हम राय लेने जाएंगे। आशीषा बताइए, हिंदुस्तान कॉपर 7% स्टॉक टूटा है, ओएफएस है गवर्नमेंट का, क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है वहां से? बिल्कुल, हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक आज के सत्र में फोकस में है और स्टॉक में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि कल दीपम की अनाउंसमेंट आई और कंपनी में ओएफएस हो रहा है। करीब 6% की टोटल हिस्सेदारी गवर्नमेंट हिंदुस्तान कॉपर में बेच रही है। 3% का बेस ऑफर है और अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो गवर्नमेंट एडिशनल 3% का ग्रीन शू ऑप्शन भी एक्सरसाइज करेगी। तो टोटल 6% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट हिंदुस्तान कॉपर में बेच सकती है। याद रखें, ये ओएफएस रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए कल खुला रहेगा और नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए आज खुला है। फ्लोर प्राइस की बात करें तो 514 रुपये प्रति शेयर पर यह तय हुई है, कल के बंद भाव से करीब 10% के डिस्काउंट पर। इसके अलावा याद रखें, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग अभी करीब 66.1% के आसपास है। अगर पूरा 6% का हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेचती है तो ये हिस्सेदारी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कम होकर 60% 60% के आसपास आती हुई नजर आएगी। इसी के साथ याद रखें, गवर्नमेंट का पूरे साल का 80,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है। कई सारे ओएफएस इसके पहले इस साल ऑलरेडी हो चुके हैं। एलआईसी का बड़ा ओएफएस अभी कुछ दिनों पहले हुआ। तो टोटल ओएफएस के द्वारा गवर्नमेंट ने करीब 55,000 करोड़ ऑलरेडी रेस कर दिए हैं इस साल अब तक और 80,000 करोड़ का ये गाइडेंस है। तो हाँ, बड़ी खबर निकल कर आई है, ओएफएस है, गवर्नमेंट हिस्सेदारी बेच रही है। नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स आज पार्टिसिपेट कर पाएंगे और रिटेल शेयर होल्डर्स कल। तो शायद कल के सत्र में भी आज की तरह इस स्टॉक में गिरावट नजर आ सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीषा इन तमाम डिटेल्स के लिए। तो रिटेल शेयर होल्डर्स जो है वो कल कर पाएंगे पार्टिसिपेट ओएफएस के अंदर। तो अविनाश सर से जरा समझते हैं। अविनाश सर, ये कंपनी, अब जहां तक मैं अगर सही हूं तो ये इंडिया की एकलौती प्योर कॉपर प्ले है। नतीजे बेहतरीन रहे, Q1 में करीब 150% के आसपास या उससे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली थी। कॉपर की ओवरऑल जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है, उसका आउटलुक काफी स्ट्रांग है। कैसी लगती है ये कंपनी आपको और ओएफएस पर आपकी क्या राय है? क्या इसमें हिस्सा लेना चाहिए ओएफएस के अंदर? अच्छा, अविनाश सर से हमारा संपर्क अभी अभी टूट गया है, तो कोशिश करेंगे एक बार अगर वो दोबारा जुड़ते हैं तो उनसे राय लेंगे। लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, लोकेश जी के पास चलते हैं। लोकेश जी, हिंदुस्तान कॉपर जरा एक बार देखिए, ये करेक्शन जो आई है क्या इसका कुछ फायदा उठाएं, और अगर आपने ओएफएस के ऊपर अगर आपकी कोई राय हो तो जरूर साझा कीजिए। जी सर, हिंदुस्तान कॉपर एक चार्ट पे अगर देखेंगे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक पे पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। ये अगर देखेंगे दिसंबर 2025 से ही ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ओएफएस में तो पार्ट नहीं लेना चाहिए, और अगर आपके पास है तो इसमें अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कॉपर के नाम पे ये स्टॉक जरूर चला है, मगर जो वैल्यूएशन ये क्रैक कर रहा है एज ए पीएसयू, ये थोड़ा सा ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक मुझे लगता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ज्यादा सही रहेगा, ना कि नया ऐड करना। अगर कॉपर में आपको प्ले करना है, क्योंकि कॉपर का प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको हिंदाल्को में ज्यादा फोकस करना चाहिए देन हिंद कॉपर। चलिए ठीक है, हिंडाल्को को ज्यादा तरजीह देंगे। लोकेश जी, ये राय आपको मिल गई है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, एक राय मिल गई हमें हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर। एक स्टॉक जरा लेकर आइए, सुजलॉन एनर्जी का बड़ा ही चर्चा में रहा, लगातार चर्चा में रहा। अब जो है वो देखिए पिछले एक साल से रिटर्न्स हैं नेगेटिव इसके। आप देखिए एक साल में करीब 20% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है, पिछले एक महीने में भी 11% के आसपास टूटा है। तो लगातार नेगेटिव रिटर्न्स में है पिछले एक साल से। स्टॉक का प्राइस जो है अगर आप देखिए 52 वीक हाई 74 रुपए का था इसका, वहां से अब घटकर जो अभी के मौजूदा भाव आ चुके हैं वो 46 के आसपास के आ चुके हैं। तो जरा एक बार समझते हैं कि ये जो सुजलॉन एनर्जी है ये क्या कह रहा है। क्या ये कंसोलिडेशन गिरावट ये पूरी हो चुकी है? यहाँ क्या नई एंट्री अगर चाहिए तो करनी चाहिए क्या? राजेश जी से जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, एक बार बताइएगा आपकी राय क्या बनती है। देखिए सारे 50 डेमा 200 डीमा के नीचे है अभी ये स्टॉक, लगातार अंडर परफॉर्मिंग है। क्या अभी दूर ही रहे फिलहाल, या फिर गिरावट पूरी हो चुकी है, थोड़ा एंट्री के बारे में सोचना चाहिए दोबारा? तो देखिए काफ़ी बड़ा करेक्शन स्टॉक में आते हुए देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो स्टॉक में ये करेक्शन करीब 60 रुपए से अब 46 की तरफ आ चुका है, और पिछले 7-8 हफ्तों से अगर देखें तो ग्रेजुअली ये स्टॉक करेक्ट ही होते हुए दिखा है।
हालांकि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है नियर टर्म चार्ट के हिसाब से, तो थोड़ा शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन इसमें ऑलरेडी आ चुका है। हमें लगता है अगर फिर भी अगर शॉर्ट करना है तो थोड़ा वेट करना होगा। वो लेवल होगा करीब 46 रुपीज के नीचे। अगर ये फिसलता है, उसके नीचे क्लोज होता है, तो ही शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज यहाँ से ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से थोड़ा पुल बैक बनते हुए दिख सकता है। बट अगेन पुल बैक में भी हमें लगता है कि इसका जो पुल बैक है वो 50 रुपए के ऊपर जब तक नहीं आता है, स्टॉक में ग्रेजुअली ऊपर की तरफ सप्लाई रहेगा। तो 50 से 46 ये एक रेंज हमें अभी लगती है। हम रेंज के लोअर बैंड की तरफ है, तो या तो 46 का टूटने का वेट करें तब शॉर्ट करें, या फिर थोड़ा अभी पुल बैक आने दें स्टॉक में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो चलिए सुज़लॉन एनर्जी पर ये एक राय फिलहाल हमें मिलती हुई है। लेकिन इस बीच संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल पर लोकेश जी एक राय मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक तो कंपनी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के लिए काम करती है, सप्लाई चेन सपोर्ट करती है, पर्टिकुलरली फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन इंडिया। अब ये जो नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, इससे जो कुछ तमाम प्लेयर्स को फायदा मिलता दिखेगा, उसमें संवर्धना मदरसन का भी नाम सामने आता है। और करीब 62,500 करोड़ की स्कीम से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और लोकलाइजेशन को बढ़ावा मिलने की बात यहां पर कही जा रही है। आज के सत्र में ऑलमोस्ट 2% के डाउनटिक्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, क्या गिरावट में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी यहां पर ढूंढनी चाहिए? इस स्टॉक पे अगर ध्यान देंगे तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों में हम पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर काफी अच्छा अपमूव ऑलरेडी हमने देखा भी है, और आने वाले टाइम पे भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। ऑटो एंसिलरी स्टॉक पे अगर देखेंगे तो सबसे बेहतरीन एंसिलरी स्टॉक में से एक है संवर्धन मदरसन सुमी। अगर देखेंगे इसके अलावा ये डिफेंस सेक्टर में भी अब अपना हाथ दिखा रहे हैं, और ईएमएस में भी अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से स्टॉक को अगर किसी को लेना है इस भाव में ले सकते हैं। फॉर ट्रेडिंग पर्पस 155 के करीब का स्टॉप लॉस रखें, 180 185 का टारगेट आप ले सकते हैं। बट किसी का अगर 6 से 12 महीनों का व्यू पॉइंट है तो 225 से लेकर 230 तक का इसमें अपमूव पॉसिबल है। बिल्कुल। तो चलिए, इनफैक्ट इस स्टॉक की आज की चाल को नहीं, इनके बिजनेस डेवलपमेंट्स को समझने की कोशिश करें, और लगातार जिस तरह से सेगमेंट वाइज ये बिजनेस डेवलप कर रही हैं, फोकस रहेगा, क्योंकि काफी सारे स्पेसेस में कामकाज और उन तमाम स्पेसेस में अच्छे डेवलपमेंट की खबरें यहां पर आती हुई देखने को मिल रही है। एक अपॉर्चुनिटी गिरावट में खरीदारी की जरूर ढूंढी जा सकती है समिल, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में। एक और स्टॉक है जो कि आज हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ इस वक्त, वो है इरिडा। और इस पर राजेश जी एक राय मैं आपसे जानना चाहूंगी। सडन अपसर्ज आज के सत्र में, अभी जस्ट कह सकते हैं कि अराउंड 2:30 बजे के आसपास स्टॉक ने तेजी की चाल पकड़ी है, और 5% के गेन्स के साथ साथ ये स्टॉक कामकाज करता हुआ, क्या इसे एक वन ऑफ कहना चाहिए? क्योंकि पिछले कुछ सेशन से ही स्टॉक में एक मजबूती का ट्रेंड नजर आ रहा है। हालांकि फंडामेंटल्स की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ इनका कैगर बेसिस पर पिछले 5 साल में काफी बेहतर रहा है। या इसको वन ऑफ ही कहना चाहिए। अगर रोल ओवर एक्टिविटी भी देखें तो करंट मंथ का फ्यूचर प्रीमियम पे चल रहा है, और हमने देखा सितंबर मंथ का फ्यूचर डिस्काउंट पे 113 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक ये रोल ओवर एक्शन के चलते ही ये हमें लगता है एक सर्ज बना है, क्योंकि अगर हम देखें तो अगले महीने का फ्यूचर आपको डिस्काउंट 7 रुपए के डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये वन ऑफ है। स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक ही है अभी, और हमें लगता है जब तक ये स्टॉक कैश सेगमेंट की अगर बात करें तो कैश में 124-25 के लेवल क्रॉस नहीं करता है, जब तक हमें लगता है कि अभी भी ट्रेंड इसका नेगेटिव साइड पे ही एग्जिबिट रहेगा, और हायर साइड पे सप्लाई वापस आते हुए दिखेगा। चलिए, IREDA के ऊपर ये राय आपको मिल गई है। इरिडा के ऊपर एक स्टॉक जो आज टिका हुआ है अपनी तेजी को बनाए हुए, बिलियन ब्रेन्स गैराज ग्रो। इस स्टॉक को आप देखिए 3.5% की तेजी, और वो तेजी एकदम बराबर से ऐसा लग रहा है कि सुबह जो तेजी बनी है उसे वहीं पे सीमेंट कर दिया किसी ने, और वो बनी हुई है तेजी लगातार 200 के ऊपर टिकने में कामयाब है। आमतौर पे टिकता नहीं है। वॉल्यूम भी देखिए आप, 5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है इसके अंदर। तो एवरेज वॉल्यूम एक बार जरा इसका चेक करते हैं। इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि आप देखिए एवरेज वॉल्यूम इसके 2.5 करोड़ के होते हैं मंथली के हिसाब से, अगर आप देखें तो 2 गुना हो चुका है मंथली एवरेज से वॉल्यूम।
राजेश जी से राय लेते हैं। राजेश जी, 200 के ऊपर टिकने में कामयाब हो नहीं पा रहा था पिछले कुछ दिनों से, कुछ सेशन से, आज टिक रहा है। क्या लगता है कहां तक जा सकता है? कैसी लगती है कंपनी आपको चार्ट्स पर? तो देखिए, स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में काफी मोमेंटम हमने देखा। इवन ब्रोकरेज स्टॉक्स में भी हमने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम बना है। बीट एंजल वन को भी देखें या एक्सचेंजेस के स्टॉक्स भी देखें तो लोअर साइड से एक अच्छे मोमेंटम में आए। ग्रो भी हमने देखा कि एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे वापस अटेम्प्ट कर रहा है एक रिकवरी का। इमीडिएट हर्डल जो जिसको हम मेजर हर्डल बोल सकते हैं वो करीब है 208 रुपए के आसपास। अगर वो क्रॉस होता है तो ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हमें लगता है कि एक जो साइडवेज कंसोलिडेशन था कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। 195 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, उसे एज ए स्टॉप लॉस फॉलो करें। और अगर वो नहीं टूटता है तो हमें लगता है ये स्टॉक में फिर ग्रेजुअली एक अप मूव 215 220 की तरफ भी आते हुए दिख सकती है। 215 220 की तरफ आते हुए भी देख सकते हैं। 52 वीक हाई भी उसी आसपास है, 220 के आसपास का ही 52 वीक हाई भी है स्टॉक का। तो अगर उसकी तरफ बढ़ता है तो हो सकता है नया 52 वीक हाई भी टच करे यहाँ से। ये राय आपको मिल गई है। चलिए, कैश की क्लोजिंग, जो एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं उनकी कैश मार्केट में क्लोजिंग अब 24-25 सेकंड के अंदर हो जाएगी। उसके बाद सीएस का सेशन शुरू होगा और सीएस के सेशन को आज देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के दिन देखते हैं कैसा बिहेव इंडेक्स के अंदर देखने को मिलता है। जरा एक स्टॉक को लेकर आते हैं तब तक, जो आज के इस कमजोर बाजार में भी नए 52 वीक हाई पर पहुंच गया है। वो है बजाज ऑटो का। आयशर मोटर्स पे थोड़ी देर पहले राजेश जी ने रिकमेंडेशन दी और उसी खेमे से, इसी ऑटो वाले सेगमेंट से बजाज ऑटो नए 52 वीक हाई पर। ये स्टॉक का देखिए पिछले 10-15 मिनट के अंदर ना तेजी अचानक से बढ़ी है स्टॉक के अंदर। अचानक से ये लाल निशान से हरे निशान में लौटा है और 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। इसके पहले की तेजी और बढ़े, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। लोकेश जी, जरा एक बार चेक कीजिए बजाज ऑटो, क्या राय आपकी बनती है, बताइए जरा। सर, बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी इसमें बनाकर रख सकते हैं। आरएसआई बहुत जबरदस्त पॉजिटिव में है, 60 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। एडीएक्स भी आप देखोगे तो पॉजिटिव में है। सारे मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। आज पिछले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन और उसके ऊपर ब्रेकआउट, तो 11,900 में इसको बाई किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 12,200 12,400 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 11,700। बजाज ऑटो के ऊपर ये राय आपको मिल गई है। बेहतरीन तेजी के मोमेंटम में ये स्टॉक आज नजर आ रहा है। रिकवरी शानदार हुई है निचले स्तरों से, अगर आप देखें शानदार रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। एक और स्टॉक जो आज इस कमजोर बाजार में 52 वीक हाई पर है, उस पर हमने चर्चा कर ली है, लेकिन आप उस पर ध्यान जरूर रखिए। 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम पर आप जरूर रखिएगा ध्यान। 5-5.5% ऊपर है, 1 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। बेहतरीन मोमेंटम यहां पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे कई एक्सपर्ट्स ने ईटी नाउ स्वदेश पर ही पेटीएम जब 1400 के आसपास था, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि यहां से 300 एकदम एक सीधे जाने वाला है, यानी एक वन साइडेड रैली होने वाली है 300 रुपए की, और वो हुई भी है। आपको साफ साफ दिख भी रही है वो रैली। चलिए, एक और स्टॉक को जरा लेकर आते हैं जिसमें तेजी सुबह से ही बरकरार है, और वो स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ये भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और सुबह से ही एक बेहतरीन मोमेंटम स्टॉक के अंदर बरकरार है। हालांकि देखिए इसके, अच्छा अगस्त फ्यूचर्स की बात हम करें, फ्यूचर्स में देखिए थोड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, लेकिन 2% स्टॉक ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है। लाइन ग्राफ देखिए आप, एकदम बेहतरीन मोमेंटम सुबह से ही बरकरार है। जरा एक बार इसको भी चेक करा लेते हैं। राजेश जी, जरा एक बार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को चेक कीजिएगा और क्या राय आपकी बनती है बताइएगा। यहां पर लगातार सुबह से ही मोमेंटम अच्छा बना हुआ है कमजोर बाजार में भी। तो देखिए, स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में और अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखे हैं। और हमें लगता है जिस तरीके का इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तेजी हमें लगता है और एक्सटेंड होगी टुवर्ड्स ये स्टॉक पोजिशनली। तो हमें लगता है आगे आने वाले समय में 1200 के लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है 1105 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, और जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है हमें लगता है पोजिशनली 1200 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, तो जी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ये एक राय करीब 2% के गेंस के साथ मजबूती की चाल पर ये स्टॉक में हम देख रहे हैं एक बढ़त पर कामकाज नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच सिग्मा एडवांस सिस्टम पर एक लोकेश जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। आज सुबह भी इसे हमने हमारे खबरों वाले शेयर्स में लिस्ट डाउन किया था
और अपर सर्किट लॉक की है स्टॉक ने। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की जो खबर आती हुई दिखी, दरअसल एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है रोल्स रॉयस एरोस्पेस यूके के साथ इन्होंने सिक्योर किया है करीब 1600 करोड़ का, जिसके चलते स्टॉक फोकस रेडार पर। और न्यूज एंड फ्लो का असर जो कि अपर सर्किट के साथ स्टॉक में हम देख रहे हैं कामकाज, लेकिन इस स्टॉक पर एक टेक्निकल टेकअप से आप जानना चाहेंगे। बेहतरीन फंडामेंटल्स, बेहतरीन टेक्निकल है इसमें। और आज के पहले भी रोल्स रॉयस के साथ इनका एक और करार हुआ था आज से 2-3 महीना पहले, और एरोस्पेस बिजनेस में ये काफी अच्छा कर रहे हैं। लास्ट 1 साल में स्टॉक 10 गुना ऑलरेडी हो चुका है। 70 रुपए का स्टॉक आज 700 रुपए के करीब चल रहा है, मगर अभी भी यहाँ पर अपमूव का एक जगह बची हुई है स्टॉक पे। मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। बट एक चीज जरूर याद रखें, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो उस केस में कि आपका स्टॉक 5% के सर्किट लिमिट में, तो सर्किट टू सर्किट चलता है ज्यादातर, तो एक थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है जो ट्रेडर्स है उनके लिए। और डिस्क्लेमर के साथ, ये हमारी पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो एक डिस्क्लेमर है साथ में। ओके, चलिए, तो जो रिस्क फैक्टर है जो लोकेश जी बता रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा जरूर, लेकिन हाँ सीधे तौर पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट भी टेक्निकल नजरिया पॉजिटिव बता रहे हैं और फंडामेंटल्स भी आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे हैं और लगातार कॉन्ट्रैक्ट विन्स और करार की खबरें हैं जो कि स्टॉक को काफी अच्छी तेजी दिखा रही है। इनफैक्ट कम चर्चा का विषय बनता हुआ स्टॉक, लेकिन नजर होनी चाहिए। पिछले 6 महीने के चार्ट सिग्मा एडवांस सिस्टम के पुल अप करके देखिए, ऑलमोस्ट 300% एंड अबाउ तक के गेन्स ये स्टॉक ने देखे हैं। 6 महीने पहले जहां 200 रुपए का स्टॉक था, अब 600 रुपए के पार, 600-700 रुपए के लेवल्स यहां पर स्टॉक में नजर आ चुके हैं, तो स्टॉक पर खासतौर से में नजर रखनी चाहिए। आज का सत्र फर्टिलाइजर स्पेस के नाम रहा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी का रुझान देखने को मिला। आईटी प्लेयर्स ने बैकसीट पकड़ी, लेकिन कुछ तमाम प्लेयर्स जैसे साइंट जैसे स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी मजबूती भी नजर आई। पेटीएम ने एक सरप्राइजिंग ट्रेंड दिखाया, अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला। इसके अलावा पीएसयू बैंक और कुछ तमाम लेबोरेटरी स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी तेजी देखी। इनके साथ साथ अगर आप देखें लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए पेटीएम जैसे स्टॉक्स में नजर आए अच्छी मजबूती के बीच। बजाज होल्डिंग में हमने अच्छा एक्शन देखा। एमएनएम, साथ ही 361, इंडसइंड बैंक, जुबिलियंट फूड, वोल्टास जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी और ट्रैक्शन के साथ कामकाज दिखा। बीपीसीएल के चार्ट्स आपको एक बार पुल अप करते हैं। यहां पर भी हमने देखा लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए नजर आए। राजेश जी, कोई टेक आपका बनता हुआ बीपीसीएल में 318 के लेवल्स पर करीब 2% की तेजी, ऊपर इस तरह से हल्का होता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन हमने देखा अच्छी मजबूती के साइंस और लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए दिखे। तो देखिए, बिल्कुल थोड़ा क्रूड ऑयल का भी हमने देखा कि एक करेक्शन आया जिसके चलते यहाँ पे एक रिकवरी बन रही, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है, बट ग्रेजुअल स्टॉक में यहाँ से लोअर साइड से रिकवरी बनी है। मेजर सप्लाई जोन जो है स्टॉक का वो करीब है 330 के आसपास। तो अगर ये पुल बैक में वहां तक जाता भी है तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया उन्हें सजेशन होगा कि वो वहां पे प्रॉफिट बुक करे। 330-32 इसके लिए मेजर चैलेंजिंग लेवल है। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता वीकली बेसिस पे ये स्टॉक, हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाएगा ऑन द डाउन साइड 310 और ऊपर में 330-35 के आसपास। यही एक रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए और रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए ये राय और क्रूड रिलेटेड फैक्टर्स एट प्ले जिसका असर यहां पर पड़ता हुआ हम देख जरूर रहे हैं। कच्चे तेल का उबाल थमा है और हम लगातार देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट से लेकर कमोडिटी मार्केट पर एक इम्पैक्ट क्रिएट होती हुई इकोनॉमी की तर्ज पर भी कच्चे तेल का जो तेजी का थमना जो है एक रिलीफ का साइन प्ले कर जाता है। लेकिन दिन के दौरान वोडाफोन आइडिया भी फोकस रेडार पर रहा। एंजल वन के चार्ट्स पर भी हमने बातचीत की। इनफैक्ट पूरे के पूरे एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छा तेजी का कारण देखने को मिला। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में भी मजबूती थी, लेकिन इन्हीं के साथ साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के स्टॉक पर भी लोकेश जी एक राय आपसे हम जानना चाहेंगे। शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बना है ये स्टॉक और इस वक्त अगर आप देखें ऑलमोस्ट 3% के गेन्स के साथ लगातार इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ ड्यूरिंग द सेशन। भले ही एक टाइट रेंज में फंसा रहा हो दिन के दौरान, लेकिन तेजी की चाल पकड़ कर रखी है ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। जी, काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक कल तक बैन में था, तो आज बैन खुला है तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी, तो ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक 200 जाने के लिए तैयार हो रहा है वापस। 177 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। हायर हाइज हायर लोस पैटर्न लास्ट 5-6 दिनों से बना रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम बेहतरीन है और RSI भी 60 के ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव सिग्नल है चार्ट पे। मेरे हिसाब से ये अच्छा लेवल है जहां पर इसको एक्युमुलेट किया जा सकता है।
ठीक है, तो चलिए ये रहा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस बीच जहां बाजार में हमने शुरुआती ट्रेड्स में फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में लगभग सारे सेक्टर्स में डाउन ट्रेंड्स देखे थे, इस वक्त कुछ तमाम सेक्टर्स को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। मार्केट ने एक रिकवरी अटेम्प्ट की और उसके साथ साथ सेक्टर में भी हम देख रहे हैं पॉजिटिव चाल। निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी एफएमसीजी प्लेयर्स को एक बार स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। पीएसयू बैंक का खेमा भी देखना चाहिए। आज फर्स्ट हाफ में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर प्ले में एक अच्छा एक्शन था और प्लेटफॉर्म एक्सचेंज एंसलरीज में एक तेजी थी, लेकिन एफएमसीजी से लेकर ऑटोमोबाइल प्लेस तक बिकवाली का दबाव था। अब यहां पर भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन एक्शन एटलीस्ट डेवलप होता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स और साथ ही एफएमसीजी में तो आउट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 200 अंकों की बढ़त के साथ। सीजनलिटी फैक्टर क्या लोकेश जी लगता है एफएमसीजी में वर्कआउट करता हुआ दिखेगा? इन दिनों हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस में काफी हलचल है। इक्विटी मार्केट में जितना वॉलेटाइल रुझान है उससे ज्यादा एक्शन कमोडिटी प्ले में, और जहां मैं कमोडिटी की बात कर रही हूं नॉट जस्ट नॉन एग्री कमोडिटी या क्रूड, लेकिन एग्री कमोडिटी प्लेज में आप देखिए पिछले दिनों शुगर स्पेस, राइस स्टॉक्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड स्टॉक्स, ये सब फोकस रेडार पर रहे। एफएमसीजी के साथ सीधा ताल्लुक रखते हैं ये सारे के सारे कमोडिटीज। कैसे देख रहे हैं इन तमाम के कोरिलेशन को आप? जी, कमोडिटी सेक्टर अगर देखेंगे तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट सारे एफएमसीजी स्टॉक मुझे ज्यादा खास नहीं लग रहे, क्योंकि अगर एफएमसीजी इंडेक्स देखेंगे आप तो 52 वीक लो के करीब ही चल रहा है और ये कंटिन्यूअस धीरे धीरे डाउन साइड ही जा रहा है या साइडवेज है, नेगेटिव जोन में है। तो एक दो स्टॉक अगर नेस्ले और मेरिको का छोड़ दें जहां पर रिजल्ट भी काफी अच्छा आ रहा है, वहां पर आउट परफॉर्मेंस भी दिख रहा है दूसरे एफएमसीजी स्टॉक से। अदरवाइज मुझे पूरा सेक्टर में ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। चलिए ठीक है, ये राय आपको मिल गई है एफएमसीजी सेक्टर पर और शेयरों के ऊपर। चलिए जरा वापस बढ़ते हैं बाजार की तरफ और कुछ और स्टॉक्स को करते हैं आइडेंटिफाई। आज देखिए जो नई लिस्टिंग्स है ना, उनमें से दो कंपनियों पर आप रखिएगा फोकस। दोनों एम लेटर वाली कंपनियां हैं। मिल्की मिस्ट करीब करीब 3% ये स्टॉक ऊपर है, अब 200 की भी पार निकलता हुआ नजर आ रहा है। 140 का इशू प्राइस था इनका, लिस्टिंग 165 के आसपास हुई थी और उसके बाद वहां से देखिए बेहतरीन मोमेंटम होता हुआ। यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देखिए क्या बेहतरीन वॉल्यूम है, करीब करीब 1.5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है, तो अच्छा है, मोमेंटम तो बढ़िया नजर आ रहा है यहाँ पर। मणिपाल हेल्थ पर भी आप रखिएगा ध्यान, क्योंकि ये स्टॉक भी आज 3% ऊपर है और बेहतरीन तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। रीसेंट लिस्टिंग वाली ये कंपनियां हैं जिनमें आज आपको एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक्स पर आप रखिएगा फोकस। हालांकि आरडी जो है वो थोड़ा आज टूट गया है, आरडी की भी लिस्टिंग रिसेंटली हुई थी, वो थोड़ा आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। 3.5% के आसपास की कमजोरी वहां देखने को मिल रही है, तो इन स्टॉक्स पर रखिए फोकस। अब चूंकि चार्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे नहीं तो टेक्निकल एडवाइस थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन एक काम करते हैं फिर भी एक ट्राई मार के देखते हैं। लोकेश जी, क्या ये मणिपाल और मिल्की मिस्ट आपने ट्रैक किया है और जो चार्ट्स हैं उस पर कुछ बता सकते हैं क्या कि क्या करना चाहिए यहाँ पर? एक सेकंड दीजिएगा सर। मणिपाल की अगर मैं बात करूं सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। हॉस्पिटल्स सेक्टर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेड अगर किसी स्टॉक पे है तो मणिपाल के पास है। एंड ये स्टॉक जिस दिन से आईपीओ आया है तभी से चल भी रहा है। वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में है, जो दूसरे अपोलो हॉस्पिटल देखें या फोर्टिस देखें उसके बराबर की वैल्यूएशन में है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक पे बने रहना चाहिए अगर किसी के पास है। नहीं बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि रनवे मूव है स्टॉक पे, तो अभी के लिए जिसके पास है वो होल्ड करें 740 या 735 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है जिस तरह से मोमेंटम है 810 815 तक ये स्टॉक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। चलिए ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन एडवाइस ये आपको मिल गई है मणिपाल हेल्थ के ऊपर। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड्स ये इंडिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है, तो आप निश्चित तौर पर इसके ऊपर आप ध्यान तो रखिए ही। इनके रीसेंट एक्विजिशंस भी शानदार हैं और उसकी वजह से इनकी बेड कैपेसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही। किंडर हॉस्पिटल का इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन किया मुंबई के अंदर, बैंगलोर के अंदर, और उसका देखिए असर निश्चित तौर पर कंपनी की बेड कैपेसिटी पर देखने को तो मिलेगा ही। चलिए कुछ और स्टॉक्स की करते हैं बातचीत जहां आज एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है, और ख़ासकर एफ.एन.ओ मार्केट में अगर आप देखें तो अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है कुछ स्टॉक्स में। और उनमें आपको देखिए जो कॉल साइड पर ना आप देखेंगे कि इन्फोसिस की 1200 की कॉल काफ़ी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इन्फोसिस को एक बार लेकर आइए ज़रा सामने, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% ऊपर है ये स्टॉक और कॉल साइड पे अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है।
एक बार जरा इन्फोसिस को चेक करा लेते हैं। 1200 की कॉल काफी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। राजेश जी, एक बार जरा इन्फोसिस पर अपनी राय दीजिएगा। वैसे तो आईटी का खेमा आज कमजोर है, लेकिन ये स्टॉक 1.5% ऊपर है। हाँ, तो देखिए स्टॉक में अगर हम देखें तो आईटी स्टॉक्स में अभी भी एक कंफ्यूजिंग स्टेट है। लार्ज कैप, स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स तो अभी भी कहीं ना कहीं साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखा रहे हैं। इन्फोसिस में आज की रिकवरी हमें लगता है ये टुवर्ड्स रोल ओवर एक्शन के चलते ही बनते हुए दिखी है। मेजर सप्लाई जोन इसका अभी भी 1170 1180 के जोन में जब तक वो क्रॉस नहीं होता है, हमें लगता है स्टॉक का ट्रेंड अभी भी साइडवेज बियरिश ही रहेगा। ऑन द डाउन साइड 1100 इसके लिए क्रूशियल लेवल है। अगर वो टूट जाता है तो फिर स्टॉक और करेक्ट होगा। तो हमें लगता है 1100 से लेके 1180 ये रेंज रहेगी कुछ और समय के लिए इन्फोसिस में कंसोलिडेशन की। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई, लेकिन चलिए अब क्लोजिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और आज का सत्र मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में हमने देखा दिन भर दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में मार्केट ने एक रिकवरी अटेम्प्ट की और बेंचमार्क्स में हमने देखा निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी का मोड नजर आया हरे निशान के साथ। अब इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,300 के पार निफ्टी में हम कामकाज देख पा रहे हैं। 24,334 के लेवल से 115 अंकों की बढ़त के साथ काबिले तारीफ है, क्योंकि दिन के दौरान निचले स्तर हमने देखे थे 24,150 के इर्द गिर्द वहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा था। और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बाजार किस चाल जाएगा, क्या नीचे की तरफ और ज्यादा गिरावट कहराएगी या तेजी की तरफ। और बाजार ने पॉजिटिव चाल अपनाई और तेजी की तरफ आगे बढ़ता दिखा। 24,300 के लेवल्स के पार निफ्टी में हम देख रहे हैं कामकाज। बैंक निफ्टी में 57,500 के लेवल्स के आसपास कामकाज और सेंसेक्स में भी निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छी बढ़त थी। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें मेटल स्पेस में डाउन ट्रेंड देखने को मिले। वहीं हमने देखा कि कई सारे स्पेसेस हिंदुस्तान कॉपर न्यूज एंड फ्लो के चलते आज बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एक्टिव होती दिखी। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एफएमसीजी और ऑटो प्लेयर्स में हमने अच्छा खासा एक्शन देखा। 24,300 के पार ध्यान रखिएगा क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के लागू होने के बाद ये पहली मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की। 24,260 3:15 बजे ये स्तर थे और 24,300 के पार हम देख रहे हैं 24,334 के लेवल्स पर निफ्टी में इस वक्त हम देख रहे हैं कामकाज क्लोज होता हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी के स्तर भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे और सेंसेक्स में भी एक बार देखते हैं किस तरह के लेवल्स पर कामकाज देखने को मिल रहा है। निफ्टी में काफी अच्छी तेजी, काफी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से हमने देखी जो कि अटेम्प्ट होती हुई देखने को मिली। बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स पर भी फोकस होना चाहिए। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट 350-400 अंकों की रिकवरी पाई गई और ड्यूरिंग द सेशन लास्ट कुछ मिनटों में बाजार ने ये रिकवरी अटेम्प्ट की। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे थे, इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वक्त ब्रॉडर मार्केट्स पर फोकस होना चाहिए। वहां पर ज्यादा आपको लेवल बेस्ड कामकाज और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन चलिए यहां से आगे अब ऑलमोस्ट 286 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स में भी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 3:15 बजे हमने 77,529 के स्तर देखे थे जो कि 77,656 के लेवल में तब्दील होते हुए 3:30 बजे तक देखने को मिले हैं। सो क्लियरली एक अच्छी मंथली एक्सपायरी निफ्टी के लिए एटलीस्ट कही जाएगी, क्योंकि 24,150 के लेवल्स के आसपास दिन के दौरान काम किया इस इंडेक्स ने और 24,300 के लेवल इनफैक्ट कर भी हमने देखा था 24,300 के ही लेवल को लगातार टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ। एंड इट्स अ गुड थिंग एटलीस्ट कि 24,300 के पार एटलीस्ट क्लोजिंग नजर आई है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं इस क्लोजिंग को वो कैसे रीड कर रहे हैं। राजेश जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के लागू होने के बाद पहली निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और कैसे देख रहे हैं इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? तो देखिए आज वापस हमने देखा कि मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जो 3:15 के बाद का जो निफ्टी का प्राइस था वहां से एक काफी बड़े स्पाइक के साथ निफ्टी का आज सेटलमेंट होते हुए दिखा है। काफी कुछ ओपन इंटरेस्ट हमने देखा था 24,200 से लेके 24,300 की स्ट्राइक में, और अब इस सेटलमेंट के चलते हायर साइड पे जो 70-75 पॉइंट का जो एडजस्टमेंट होके सेटलमेंट हुआ है, हमें लगता है उसके चलते जो कॉल राइटर्स होंगे जिन्होंने अपनी पोजीशन कवर नहीं करी होगी वहां पे उन्हें जरूर लॉसेस आज आए होंगे, बिकॉज आज सेटलमेंट था और काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट 24,300 24,250 की स्ट्राइक पे था ऑलरेडी यहाँ पे कॉल राइटर्स के फ्रंट से, तो वहां जरूर लॉस बने होंगे। लेकिन आज पहला एक्सपीरियंस था काफी स्टॉक्स में रोल ओवर
एक्शन के चलते भी प्राइस में हमने देखा कि करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में प्राइस में डिस्पैरिटी जरूर बनते हुए दिखी है लास्ट के 15-20 मिनट में, जो रोल ओवर पेंडिंग रोल ओवर एक्टिविटी यहाँ पे किक इन हुई है। तो लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल इन लाइन विथ ही रहा। इसको अब हम 24,300 के ऊपर एक्सपायरी जरूर बनी है, सेटल जरूर हुआ है, लेकिन हमें कल के सेशन में वापस देखने होगा क्योंकि ये लास्ट का एडजस्टमेंट था। क्या हम 24,300 के ऊपर सस्टेन करते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, उसके ऊपर अगर खुलते हैं तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग वापस बनते हुए दिख सकती है। हमने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था कि अगर जिस तरीके की कॉल की प्रीमियम्स यहाँ पे देखने को मिल रही थी, वो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट एक हायर साइड की तरफ ही सेटल होने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कॉल की प्रीमियम काफी हाई थी एंड पुट में देखा था ऑलमोस्ट हम निग्लिजिबल प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे 24,200 पे, जब हम यहाँ पे शो की शुरुआत में चर्चा कर रहे थे। तो हमें लगता है कि अगर कल 24,300 के ऊपर रहा तो अनदर 50 से 100 पॉइंट का तो एटलीस्ट मूव यहाँ पे बनेगा, जो कि शॉर्ट कवरिंग के चलते बनेगा। तो कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम 24,200 को भी सस्टेन कर लेते हैं अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है यहाँ से मोमेंटम हायर साइड पे बनते हुए दिख सकता है। बट कल का सेशन ओपनिंग काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, वो देखना होगा किस तरीके से हम ओपन होते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए कल के सेशन पर मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है, इस पर फोकस रखना होगा। 24,300 के पार हम क्लोज हुए जरूर हैं, लेकिन क्या सस्टेन करते हैं इन स्तरों को? और 24,200 इनफैक्ट राजेश जी तो काफी रैशनल अप्रोच रखते हुए कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 से 2 सेशन अगर 24,200 के लेवल्स को भी सस्टेन कर जाएं तो मार्केट में पॉजिटिव आउटलुक जो है वो बरकरार रहेगा। और इनफैक्ट आज सुबह भी हमने आपको कहा था कि 24,300 से 24,400 ये जो दायरा है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। लोकेश जी, आप बताएं मार्केट की आज की क्लोजिंग, मंथली एक्सपायरी क्लोजिंग को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे भी पॉजिटिव लग रहा है ये। यहाँ से मुझे लगता है सितंबर सीरीज एक अच्छा मोमेंटम लेके आ सकता है मार्केट पे। अभी के लिए 24,050 24,070 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक ये नहीं टूट रहा है हमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके चलनी चाहिए। मुझे लगता है सितंबर सीरीज जो है 24,600 24,700 तक का मूव आपको देखने को मिलेगा। एक बार 700 निकलेगा तो हम बाद में 25,000 की बात करेंगे, बट अभी बहुत दूर है वो। तो एक बार के लिए 24,700 24,750 का टारगेट लेके हम चल रहे हैं सितंबर सीरीज में। और डाउन साइड में 24,050 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। जब तक वो नहीं टूट रहा, एवरी जो करेक्शन आए मार्केट में वो हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है वो दिख रहा है एचडीएफसी बैंक के कॉल साइड्स पर। अगर आप देखिए 740 750 के जो स्ट्राइक्स है ना, उस पर काफी ज्यादा रोल ओवर हुआ है और काफी ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट अब क्रिएट हो गया, वॉल्यूम अच्छा खासा है। एक बार जरा समझते हैं राजेश जी से कि इसका मतलब क्या है। राजेश जी, क्या एक्सपेक्टेशन है क्या कि सितंबर में एचडीएफसी बैंक बढ़िया चलेगा यहाँ से? ये यही बता रहा है क्या डेटा? तो देखिए काफी स्टॉक्स में हमने देखा है कि करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर एक्टिविटी के चलते लास्ट के मोमेंट पे डेटा काफी शिफ्ट हुआ है। एचडीएफसी बैंक को भी देखें तो यस, यहाँ पे प्रीमियम पे तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि एक ओवरसोल्ड स्टॉक है। और यहाँ पे हमने देखा कि पूरी सीरीज में, अगस्त सीरीज में एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। हमें लगता है बैंकिंग सेटअप के हिसाब से यस, यहाँ से एक पुलबैक के चांस बन सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर देखें जो गिरावट आई थी उसने अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को जरूर होल्ड आउट किया है। तो 720 का लेवल हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। सितंबर सीरीज की शुरुआत में अगर ये इसके ऊपर बना रहता है तो एक पुलबैक का ट्रेड बन सकता है, जो कि स्टॉक को 745 750 की तरफ लेके जा सकता है। बट देखना होगा कल के इसमें कंडीशनल ट्रेड है 720 ये बचता है या नहीं। 720 बचता है नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। कंडीशनल ट्रेड है वो देखेंगे, अगर बचता हुआ नजर आएगा तो फिर उसके ऊपर करेंगे बातचीत। और देखिए इस बीच अगर आप एफएनओ वाले शेयरों को देखेंगे ना, तो पेटीएम में अच्छे लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बेहतरीन मोमेंटम है, आज भी स्टॉक ये बेहतरीन चला। अच्छा, एचडीएफसी बैंक में आप देखिए सीएस के अंदर एक तगड़ा स्पाइक आया है। सीएस वाले सेशन के अंदर अभी चार्ट जो आपकी स्क्रीन पर थे एचडीएफसी बैंक के, वहाँ सीएस वाले सेशन में तगड़ा स्पाइक देखने को मिला है अचानक से। एक बार चार्ट्स को वापस ले आइए। हाँ बिल्कुल, आप देखिए एक तगड़ा स्पाइक देखने को मिला है। अचानक से डे हाई के आसपास जाकर बंद हुआ है। ये 729 के आसपास के डेज हाई है और वहाँ पे ये क्लोज होता हुआ नजर आया 727.50 के आसपास। तो क्लोजिंग एक्शन सेशन में स्पाइक तगड़ा आया है। और राजेश जी जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल रोल ओवर के डेटा की वजह से ये हो रहा है।
और ये स्पाइक देखने को मिला है। पेटीएम अच्छे लॉन्ग्स यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक क्विक व्यू ले ही लेते हैं इनफैक्ट पेटीएम के ऊपर। लोकेश जी, पेटीएम पे थोड़ा लॉन्गर टारगेट्स बताइए जरा, क्या होने चाहिए? 1700 तक के टारगेट्स तो आ गए, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया था। अब थोड़ा लॉन्गर टारगेट्स अगर 10 दिन 15 दिन 1 महीने का देखें तो क्या एक्सपेक्ट करने चाहिए यहाँ पर? सर इसका प्रीवियस जो जब ये आईपीओ आया था ना, तब इसका जो हाई था 1952 का था, और मुझे लगता है अब वहां जाने के लिए तैयार हो रहा है ये। बट ये क्योंकि एक बार में बहुत ज्यादा चला है तो कभी कभी भी 2-4% का करेक्शन आ सकता है, वो लेने की अपॉर्चुनिटी होगी पेटीएम को। जिस तरह का मूव है, मुझे लगता है प्रीवियस जो हाई है आईपीओ प्राइस 1952 1955 वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद एक बार वो निकलने के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स के और इन फंड के पास में आएगा जो 52 हाई और लाइफ टाइम हाई में ट्रेड करते हैं, तो वहां से भी फिर 200-300 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए अगर मैं 10-15 दिन के हिसाब से बात करूं तो सितंबर सीरीज की बात करें तो मुझे लगता है अपना लाइफ टाइम हाई जो है 1950, अब वहां तक ये जा सकता है। और अगर 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2200 से 2300 रुपए ये स्टॉक जा सकता है। देखिए बेहतरीन तेजी का मोमेंटम है और तेजी बनती हुई नजर आएगी। ये राय आपको मिल गई है लोकेश जी की तरफ से। 1952 का जो हाई था वहां की तरफ भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। आज जो लोग सुन रहे होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे, लोकेश जी को दुआएं दे रहे होंगे ये सुनते हुए कि पेटीएम जो है वो वापस 1950 के ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। चलिए 17 सेकंड का समय बचा है, जरा निफ्टी के फ्यूचर और स्पॉट के प्राइसेस को लेकर आइए सामने। एक बार क्लोजिंग की तरफ अब करते हैं रुख। 2 अंकों का डिस्काउंट आपको नजर आएगा। 24,334 दोनों लेवल्स पर आपको नजर आएंगे। 24,330 के आसपास के लेवल्स यहां नजर आएंगे। निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है निश्चित तौर पर, ये आपके लिए बहुत राहत की खबर है। निफ्टी बैंक सिर्फ 11 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी के जो लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर सामने हैं। 100 अंकों की तेजी के साथ करीब 0.5% की उछाल के साथ, तो जो स्टॉक जो इंडेक्स जो है वो 0.5% नीचे था वो 0.5% ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। इंटरेस्टिंग है, आज का जो लो था निफ्टी 50 का ना वो 24,115 के आसपास का था। 115 के आसपास अगर मैं करेक्ट हूं तो, जी हाँ बिल्कुल 24,115 बिल्कुल एग्जैक्ट यही लो था। और वहां से आप देखिए 24,334 पे ये क्लोज होता हुआ नजर आया। तो बेहतरीन मोमेंटम तो बना है, करीब 250 अंकों का निचले स्तरों से रिकवर होकर ये बंद हुआ है। तो हो गई है क्लोजिंग अब बाजार की। सेंसेक्स भी करीब 300 अंक चढ़कर हुआ है बंद। स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा खासा रहा। सेक्टोरल इंडाइसेस में भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया मूव देखने को मिला। आज निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी कंजम्पशन, रूरल तमाम सेक्टर्स हो गए मजबूत। एक वक्त पे सारे सेक्टर्स कमजोर थे, सिर्फ एक मीडिया सेक्टर जो था वो हरे निशान में था। और अब सिर्फ 3 सेक्टर हैं लाल निशान में, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल और निफ्टी बैंक। ये 3 सेक्टर लाल निशान में, बाकी सारे सेक्टर्स हरे निशान में। तो चलिए शो को यहीं समेटेंगे। राजेश जी, लोकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और बेहतरीन एडवाइस आपने हमारे व्यूअर्स के लिए साझा की और हमारे व्यूअर्स को गाइड किया आज मंथली एक्सपायरी के दिन आपने। चलिए मुझे और मानसी को दीजिए फिलहाल एक इजाजत। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए खास पेशकश मार्केट टॉप 20 भी लेकर आएंगे।